नमस्कार, वेलकम टू विद्यामिंट। आज हम लोग केमिस्ट्री का क्लास करेंगे और इस केमिस्ट्री में ये वीडियो रिवोल्यूशनरी साबित होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी का भी सारा पार्ट कवर करेंगे और घटना चक्र का भी करेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन हो वो छूटेगा नहीं। तो शुरू करते हैं फर्स्ट एनसीईआरटी से। वन शॉट वीडियो रहेगा, इसमें सारे चीज़ कवर रहेंगे। तो हम लोग एनसीईआरटी से शुरू करेंगे और घटना चक्र पे एंड करेंगे इसे। तो फर्स्ट एनसीईआरटी में जो क्लास 6 के हैं उसमें 3 चैप्टर्स आपके मिलेंगे: फाइबर टू फैब्रिक, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप एंड सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। तो जो फाइबर टू फैब्रिक है ये क्लास 6 में भी है, क्लास 7 में भी है और क्लास 8 में भी है। तो ऐसा करेंगे हम लोग कि फाइबर टू फैब्रिक एक साथ ही पढ़ लेंगे, क्लास 6 का भी, 7 का भी और 8 का भी। आसान रहेगा, चीज़ें अलाइन रहेंगी और आपको समझ में भी आएगा। तो फर्स्ट फाइबर एंड फैब्रिक से शुरू करते हैं। तो जो फैब्रिक है, जो कपड़े हैं, आपको पता होगा कि कपड़े बनाए जाते हैं सूत से। सूत कहें या फिर आप कह सकते हैं कि धागा, जिसे थ्रेड बोला जाता है। तो कपड़े तो धागे से बनाए जाते हैं। अभी धागा कैसे बनता है, तो धागा को भी यदि आप एग्जामिन करेंगे, ध्यान से उसे देखेंगे, तो धागा के अंदर भी बहुत छोटे छोटे धागा होते हैं और उससे रेशा बोला जाता है, फाइबर बोला जाता है। तो धागा हमारा कैसे बनता है, फाइबर से बनता है और धागे से हमारा कपड़ा बनता है। तो आज उसी फाइबर के बारे में बात करेंगे, कैसा होता है फाइबर, कैसे बनता है। तो जो फाइबर है, फाइबर क्या क्या हो सकता है, वो धागा कैसे कैसे बन सकता है। एक तो आप ऊल देखे होंगे, ऊन जिसको बोलते हैं, या फिर आप कॉटन का धागा देखे होंगे, या फिर एक सिल्क का धागा होता है, और कुछ सिंथेटिक भी होते हैं जिससे वो जो नायलॉन का रस्सी बनाया जाता है वो भी देखे होंगे। तो जो फाइबर है डिफरेंट टाइप का होता है। तो फर्स्ट से बात करें तो फर्स्ट में जो फाइबर के बारे में जानकारी थी वो सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज ही थे। सब लोग मानते थे कि जो फाइबर है वो ऑब्टेन किया जा सकता है, या तो वो प्लांट का होगा या वो एनिमल से मिलेगा। प्लांट से कौन कौन सा मिल सकता था, प्लांट से आपका मिलेगा ये कॉटन मिलेगा, कॉटन के बाद आपका जूट मिल सकता है। वही एनिमल से क्या क्या मिल सकता है, एनिमल से ऊल मिलेगा, सिल्क मिलेगा। ऊल कहाँ कहाँ से मिलता है, याक में, कैमल में, लामा में, अपलाका और गोट और रैबिट। ये सब जो एनिमल्स हैं इनसे जो इनके हेयर्स होते हैं उससे ऊल मिलता है। और दूसरा सिल्क है, सिल्क से भी हमें मिलता है फाइबर। तो सिल्क जो सिल्क वर्म है, जैसे मलबरी वर्म जिसको बोलते हैं, वो सबसे कॉमन है, तो वहाँ से भी हमें मिलता है फाइबर। तो इस तरह से चल रहा था। और वैसे भी सिल्क बहुत तरह के होते हैं, आपके तसर होंगे, मूंगा होंगे, एरी है, कोसा है, मलबरी है। सबसे कॉमन जो है मलबरी है। तो ये आपका सिल्क का सोर्सेज हो गए। तो जो फाइबर का सोर्सेज हमने बताया दो, एक एनिमल और एक प्लांट, और वो भी नेचुरल थे। तो फर्स्ट में हम लोग बात कर ले यदि एनिमल में सिल्क के बारे में, तो सिल्क वर्म का एक साइकिल चलता है उनकी लाइफ का, और ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। तो जो उनका लाइफ साइकिल है, फर्स्ट जो बटरफ्लाई है वो एग डिलीवर करता है। एग देने के बाद वो जो एग है वो लार्वा में कन्वर्ट होता है, जिसको वर्म भी बोलते हैं। लार्वा, वर्म या कैटरपिलर, तीनों एक ही का नाम है, ठीक है। तो एक से आपका लार्वा बना, लार्वा और वर्म या कैटरपिलर। और कैटरपिलर होने के बाद ये चला जाता है, ये अपने सर को हिलाता है और अपनी तरफ नेट बुन देता है और वो पुपा कंडीशन में चला जाता है। और इसकी जो कवरिंग है उसको ककून बोलते हैं हम लोग। यदि ककून से सिल्क नहीं निकाला जाए तो बाद में मोथ बन जाता है, मतलब वो एडल्ट हो जाता है, बटरफ्लाई जिसको बोलते हैं। तो फर्स्ट एग, लार्वा और उसके बाद वॉर्म या कैटरपिलर, मतलब कैटरपिलर और लार्वा दोनों एक ही को बोला जाता है। उसके बाद पुपा कंडीशन में अपने आप को कवर कर लेगा और ये पुपा कंडीशन में चला जाएगा, इसी को ककून बोलते हैं, और यहीं से हम लोग सिल्क प्राप्त करते हैं। तो इसमें क्या है कि एक इन्फॉर्मेशन और दे दूँ कि जो हम लोग का सिल्क मिलता है वो लगभग 3000 to 15,000 जो ककून्स हैं उसको बॉयल किया जाता है, तब जाके 1 मीटर सिल्क मिलता है। तो आप सोच सकते हैं कितनी हत्याएं होती हैं 1 मीटर सिल्क निकालने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं प्लांट से। तो प्लांट से जो हमारा फाइबर निकल रहा था, एक तो जूट निकल रहा था। और जूट भी कैसे निकलता है, जूट का जो पौधा होता है उसके स्टेम से निकलते हैं। स्टेम को पानी में सड़ाने के लिए रखा दिया जाता है, रोटिंग होता है। और रोटिंग जब ये कब हार्वेस्ट किया जाता है, जब ये फ्लावरिंग स्टेज में होता है तब इसका हार्वेस्ट करके इसे रोटिंग के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके बाद इससे रेशा निकाला जाता है, फाइबर निकाले जाते हैं। और कॉटन का पता होगा, कॉटन का जो प्लांट होता है वो कॉटन बॉल्स के रूप में फ्रूट बनाता है, और फ्रूट में जो वो बस्ट कर जाता है, तो बस्ट करने के बाद हम इसे निकाल लेते हैं। उसी में सीड भी होता है, और सीड को पिक करने के बाद सीड को अलग करने की प्रक्रिया जो है उसको गिनिंग कहा जाता है, सेपरेट करते हैं इसे, तो गिनिंग कहा जाता है। तो हमारा जूट और कॉटन था प्लांट से। नेक्स्ट है एनिमल से। तो एनिमल में गोट है, कैमल है, अपलाका, लामा, याक और रैबिट भी। इतने सारे एनिमल है जिससे इनका हेयर निकाला जाता है, ऊल बोलते हैं। तो जो हेयर होता है, आप देखे होंगे किसी गोट को, तो उनका जो हेयरी होता है वो ऊपर का हेयरी कोर्स होता है, उनका जो ऊल बोल सकते हैं वो कोर्स होता है, मतलब खुदरा खुदरा होता है। तो जो जिससे स्वेटर बुनाई की जाती है ना, महंगे स्वेटर होते हैं, वो उसके आखिरी में जो उसके स्किन से साथ चिपके रहते हैं वो मेन हेयर होता है, वहाँ से वो स्वेटर की बुनाई होती है। तो उसको जो हेयर के साथ अटैच रहता है, हेयर के बहुत क्लोज रहता है ना, उसको फ्लिस कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लिस। और फ्लिस को
ही निकाला जाता है। जब वो रिमूव किया जाता है उनके वूल को, हेयर को, तो उसके साथ ना उनका जो ऊपर का डिड स्किन रहता है उसे भी निकाल दिया जाता है। ये तो सोचने में खतरनाक लग रहा है कि स्किन को भी रिमूव कर दिया जा रहा है, बट वो स्किन जो होते हैं वो डेड होते हैं, इसकी वजह से उनको दर्द नहीं होता है। और वो जो डेड स्किन को निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? शेयरिंग कहते हैं। शेयरिंग जैसे ही होता है तो उसको तुरंत वॉशिंग कर दिया जाता है। वॉशिंग की प्रक्रिया को स्कोरिंग भी कहते हैं, और उससे धीरे धीरे सॉर्टिंग करा जाता है। और सॉर्टिंग के टाइम पे ही ना, जब ये वूल के साथ जो लेबरर्स होते हैं, काम करने वाले वर्कर्स होते हैं, उनके अंदर एंथ्रेक्स होने की बीमारी बहुत हाई चांसेज होती है, इसलिए इसे सॉर्टर डिजीज़ भी बोला जाता है। और एंथ्रेक्स को रॉबर्ट कोच डिस्कवर किए थे, ठीक है। और ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, ये एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से दे रखा है। और एक फुट एंड माउथ भी है, और ये बीपीएससी में इस बार पूछ रखा था। तो ये था आपका, इस तरह से प्रक्रिया थे जो एनिमल से हम लोग फाइबर का प्रोसेसिंग कर रहे थे। फाइबर में कौन सा? ऊल का, और ऊल से हमारा स्वेटर की बुनाई होती है। नेक्स्ट बात करते हैं जो नेचुरल सिल्क जो था वो काफ़ी एक्सपेंसिव, आप देख रहे हैं इसमें इतने सारे प्रोसेस हो रहे हैं, तो इनका जो कॉस्ट था वो कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाता था। तो कॉस्ट ज़्यादा पड़ने की वजह से एक्सपेंसिव मिलता था। तो रिसर्चर सोचते थे कि कैसे भी इसको सिंथेटिक बनाया जाए। तो सिंथेटिक सिल्क, जैसे सिल्क की बात कर ले तो सिल्क बहुत महंगा मिलता है, काजीवरम सिल्क और बहुत सारे सिल्क होते हैं, बनारसी सिल्क। तो इनको सिंथेटिक सिल्क बनाना था। तो सिंथेटिक सिल्क बनाने के लिए सबसे पहले तो सिंथेटिक फाइबर बनाना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया कि पॉलीमर का एक रचना किया। पॉलीमर क्या होता है? पॉली मतलब होता है ढेर सारा, और मर मतलब होता है यूनिट। तो ढेर सारे यूनिट को कंबाइन करके एक पॉलीमर बनाया, और उसी पॉलीमर को इन्होंने क्या किया, उसी पॉलीमर से इन लोगों ने सिंथेटिक सिल्क बनाना शुरू कर दिए। और सिंथेटिक सिल्क जो है वो काफ़ी सस्ता भी होता है। तो कैसे हुआ? पॉलीमर से बना। और पॉलीमर में फर्स्ट टाइम किसको, अब तो पहले तो नेचुरली चलता आ रहा था, सिंथेटिक तो बाद में शुरू हुआ। तो सिंथेटिक में भी पहला बार जो पॉलीमर तैयार किए थे, वो पॉलीमर तैयार किए थे वुड पल्प से। वुड पल्प से बनाए थे, जिसका नाम दिए थे रेयन। जो सिल्क बना था उसका नाम दिए थे रेयन, याद रखिएगा। तो फर्स्ट ये बना था, और ये वुड पल्प से। तो इसे भी आर्टिफिशियल ही कहा जाता था, लेकिन ये फुली आर्टिफिशियल नहीं हुआ ना, क्योंकि यहाँ पे भी तो नेचुरल आइटम्स का उपयोग कर रहे हैं वुड पल्प का, लेकिन इसे बनाया था आर्टिफिशियली। तो इसका नाम दिया गया था रेयन। इसका उपयोग कारपेट बनाने में, बेडशीट में यूज़ किया जाता है। वही 1931 की बात करते हैं, एक टाइम ऐसा आया जब नाइलॉन बनाया गया। ये कंप्लीट सिंथेटिक था, क्योंकि इसका बनाने की प्रक्रिया में कोल, वाटर और एयर का यूज़ किया गया था। एक किसी तरह से नेचुरल नहीं है। तो जो कोल, वाटर, ये सब जो पेट्रोलियम्स आइटम थे, पेट्रोकेमिकल्स आइटम थे, इसी का यूज़ करके नाइलॉन बनाया गया। और नाइलॉन जो उस टाइम का था, उस टाइम का बहुत ही फैशनेबल क्लॉथेज माने जाते थे। इतना था कि एक नाइलॉन मेनिया चल गया था। अब क्या था कि वर्ल्ड वार 2 के टाइम पे नाइलॉन का उपयोग पैरासूट वगैरह बनाने में किया जाने लगा। तो डाइवर्जन की वजह से क्या हुआ कि नाइलॉन मार्केट में कमी पड़ने लगे, और नाइलॉन राइट्स होते थे, लोग एक दूसरे से लड़ाई करते थे कि नाइलॉन उनको मिलना चाहिए। नाइलॉन होता भी है, स्ट्रॉन्ग होता है, स्टील से भी इसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है। नाइलॉन की रस्सी देखे होंगे आप, कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ये नाइलॉन का स्टोरी था 1931 में, और ये फुली कंप्लीट सिंथेटिक था फर्स्ट टाइम। फर्स्ट जो बना था वो रेयन बना था, लेकिन इसमें वुड पल्प यूज़ कर रहा था, लेकिन कंप्लीट सिंथेटिक जो बना वो आपका नाइलॉन बना। और सिंथेटिक फिर बाद में तो फिर रिसर्च होते गए, जैसे पॉलिस्टर बना, एक्रिलिक बना। तो पॉलिस्टर की बात कर ले तो पॉलिस्टर कपड़ा के बारे में सुने होंगे, वो रिंकल नहीं करता है। जैसे कॉटन कपड़े हैं, आप तुरंत से रिंकल हो जाएंगे, अब उसको प्रेस करना पड़ता है, लेकिन पॉलिस्टर में ऐसा नहीं होता है। वही एक्रिलिक की बात कर ले तो एक्रिलिक से आपका शॉल, स्वेटर बनाया जाता है, किचन वेयर भी बनाया जाता है। तो ये मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोग स्वेटर या हम लोग जो खरीदते हैं मार्केट से, जो काफ़ी एक्सपेंसिव नहीं होते, वो मेनली जो फ्लीस की बात कर रहे थे, एनिमल का वूल, उससे नहीं बनाया जाता है, एक्रिलिक से ही बनाए जाते हैं। और बोला जाता है कि ये नेचुरल है, नहीं वैसा नहीं, नेचुरल काफ़ी महंगे होते हैं, तो एक्रिलिक से ही स्वेटर वो बनाए जाते हैं। अब क्या है कि ये सब जो पॉलिस्टर या एक्रिलिक है, और एक कॉटन है जो नेचुरल सिल्क या नेचुरल फाइबर था, और ये सब क्या है? सिंथेटिक फाइबर है। तो सिंथेटिक फाइबर है ना, कुछ डिसस्ट्रस होते हैं। डिसस्ट्रस इसलिए कि जब यदि आप किसी फैक्ट्री में या फिर वहाँ पे काम कर रहे हैं जहाँ पे फायर से कुछ लेना देना है, यदि किसी तरह से वो उसमें फायर पकड़ लेता है, तो मेल्ट होने के बाद ना बॉडी से चिपक जाते हैं, बॉडी में स्टिक हो जाते हैं। लेकिन वही आप नेचुरल फाइबर की बात करें तो नेचुरल फाइबर वो पूरी तरह से जल जाता है, लेकिन ये स्टिक हो जाते हैं। तो इसलिए इसको डिसास्टर्स माना जाता है। घर की जो वीमेन हैं, उनको, जो किचन में काम करती हैं, उनको सलाह दिया जाता है कि आप किसी तरह का पॉलिस्टर, एक्रिलिक या नाइलॉन के कपड़े ना पहनें। तो ये स्टोरी था। अब नेक्स्ट आगे देखेंगे तो उसी तरह पॉलीमर से प्लास्टिक बनाया गया। प्लास्टिक के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस बार भी पीएससी के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए। तो प्लास्टिक का पॉलीमर से ही बनाया गया, और ये चल रहा है वही सीरीज आपका सिंथेटिक फाइबर का। तो जो प्लास्टिक बनाया गया, एक तो लीनियर बनाया गया यूनिट को जोड़ के, और दूसरा क्रॉस लिंक्ड जोड़ के बनाया गया। तो एक लीनियर होता है और एक क्रॉस लिंक्ड होता है। तो जो लीनियर होता है इसको थर्मोप्लास्टिक कहा जाता है, और क्रॉस लिंक जो होता है थर्मोसेटिंग। अब थर्मोप्लास्टिक सेटिंग और प्लास्टिक, तो जो सेटिंग है ना, सेटिंग का मतलब हो गया कि एक बार सेट हो गया तो सेट हो गया।
अब उसे डिसमेंटल ही किया जा सकता है, चेंज नहीं किया जा सकता है। जबकि थर्मोप्लास्टिक क्या है, जैसे उसमें हॉट वाटर डालेंगे तो ये अपना साइज और शेप चेंज कर लेता है। तो थर्मल सेंसिटिव होता है थर्मोप्लास्टिक। वही सेटिंग की बात कर ले तो एक बार सेट हो गया तो सेट हो गया। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो थर्मोप्लास्टिक के हैं, जैसे आपके पीवीसी हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको बोलता है पीवीए, पीईटी जिसको बोला जाता है, पॉलिस्टीरीन हो गया, ये सब आपके थर्मोप्लास्टिक में आते हैं। वही थर्मोसेटिंग की बात कर ले तो बेकेलाइट, इपॉक्सी, मेलामाइन, ये सब आपके थर्मोसेटिंग में है। मेलामाइन की बात कर ले तो ये फायर प्रूफ आपका बनाने में काम आता है, फायर प्रूफ जो जैकेट है वो भी बनता है इससे। और बेकेलाइट जो कुकर के पीछे बन रहता है उसको पकड़ने वाला, या फिर इससे जो इलेक्ट्रिक स्विचेज होते हैं वो बनाए जाते हैं। तो ये बेकेलाइट का उपयोग हो गया। वैसा ही इपॉक्सी भी है। तो वहाँ हम लोग फाइबर टू फैब्रिक में सारी चीज़ देख लिए। अब यहाँ पे जो भी चीज़ है वो हम लोग कवर कर लिए। सिंथेटिक हो गया, गिनिंग, जूट का प्रोसेस भी देख लिए। अब खादी जो बोर्ड है वो 1956 में बनाया गया था, ये फैक्ट है। तो ये हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ। नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स इनटू ग्रुप। तो ग्रुप में छोटे छोटे मटेरियल्स को, जैसे कोल्ड ड्रिंक का होता है घर में, हम लोग अलग रखते हैं, ग्लासेज अलग रखते हैं, स्पून्स अलग रखते हैं। तो ऐसा सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल्स है। इसमें कुछ खास दिया नहीं है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। तो ये एक नॉर्मल बातें हैं जो बताया गया इसमें, तो इसे हम लोग स्किप करेंगे और इसे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो भी जनरल बातें जो ऑलरेडी आप जान रहे हैं वही दिया है। और सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस है, इसमें भी सेपरेशन में वैसा ही है। अब हम लोग क्लास 7 की बात करेंगे। क्लास 7 में क्या क्या है, तो क्लास 7 में हम लोग देखेंगे। क्लास 7 में जो है फर्स्ट चैप्टर आपका फाइबर टू फैब्रिक है। तो फाइबर टू फैब्रिक हम लोग क्लास 6, 7, 8 तीनों का पढ़ लिए। उसके बाद हीट है, और उसके बाद एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट है, और उसके बाद फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज हैं। तो ये 4 चैप्टर है हमारे क्लास 7 में। तो फर्स्ट शुरू करते हैं हम लोग हीट से, क्योंकि फाइबर टू फैब्रिक ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हीट से शुरू करेंगे। तो हीट में बात करें तो हीट में जो खास बातें हैं वो थर्मोमीटर के बारे में दे रखा है। थर्मोमीटर क्या है, इससे हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेजर किया जाता है। और जो थर्मोमीटर में है 35 टू 42 डिग्री दिया रहता है। 35 से 42 डिग्री तक के टेम्परेचर को मेजर किया जाता है। और किस चीज़ में होता है, सेल्सियस में। लेकिन हीट का जो आपका ऐसा यूनिट है वो आपका केल्विन है। दूसरा एक फ़ारेनहाइट स्केल होता था, जो थर्मोमीटर फ़ारेनहाइट में यूज़ किया जाता था। जैसे आप लोग बोलते हैं 104 बुखार हो गया, 102 बुखार हो गया, तो वो जो डिनोट करता था वो फ़ारेनहाइट में डिनोट करता था। ये तो आपका सेल्सियस टेम्परेचर था, सेल्सियस में डिनोट करता था। और एक फ़ारेनहाइट जिसमें 94 टू 108 तक रहता था। तो 102, 104 यही स्केल था जिस पर हम लोग देखते हैं, अभी भी बहुत जगह यूज किया जाता है इसे। और इसमें जो मुख्य बातें दिया है वो है आपका ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट के 3 मीडियम हो सकते हैं, 3 तरीके से ट्रांसफ़र किया जा सकता है। एक तो कंडक्शन हो गया। कंडक्शन में क्या करते हैं, पार्टिकल्स वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेट करके ट्रांसफ़र करते हैं। वही कन्वेक्शन की बात कर दे तो पार्टिकल जो है ना मूव करते हैं, कन्वेक्शन होता है। और थर्ड होता है रेडिएशन। रेडिएशन में पार्टिकल मूव नहीं करता आपका, ये वेव के थ्रू किसी चीज़ को हीट कर देते हैं। तो एक और आपको मैं बता दूं तो एक एडवेक्शन होता है। एडवेक्शन में क्या होता है कि हॉरिजेंटल मूव करता है, जैसे एयर फ्लो करता है, हीट को ट्रांसफ़र करता है एक जगह से दूसरी जगह, तो हॉरिजेंटल फ्लो करता है, वो उसे एडवेक्शन बोलते हैं। तो 4 तरीके हो गए। एक तो कंडक्शन जिसमें पार्टिकल्स कंडक्ट करता है एक दूसरे से, वाइब्रेट करके ट्रांसफ़र करता है हीट। दूसरा कन्वेक्शन जिसमें मूव करते हैं, और तीसरा रेडिएशन, और चौथा आपका एडवेक्शन। तो यही था इसमें, और कुछ मुख्य बातें इसमें नहीं दी गई है जो हमारे एग्जाम्स परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। नेक्स्ट बात करेंगे एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स की। तो ये चैप्टर जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनाए जाते हैं, तो इसे भी हम लोग अच्छे से करेंगे, एसिड, बेस ऑन सॉल्ट। तो क्लास 7 में हम लोग शुरू करेंगे एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट से। तो अभी तो हमारे पास क्या है कि मेजर करने के लिए, एसिड, बेस, सॉल्ट को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट है जिसको पीएच स्केल बोलते हैं। पीएच स्केल से 0 to 14 तक होता है, और बीच में 7 रहता है। 7 से नीचे है तो एसिड है, और 7 के ऊपर है तो बेस है। और इसमें जब जंप करता है, एक कम होता है, तो मान के चलिए कोई किसी का पीएच स्केल पे 5 है तो ये पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। अब 5 से ये 6 हो जाता है, तो 6 होने का मतलब इसका एसिडिक पावर कम होता जा रहा है। अब कम क्या कितना होगा, तो इसके पावर 10 होता है, 10 टाइम्स कम होता है। ये बीपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछ रखा है कि यदि इसका 5 से 3 हो जाए या 3 से 6 हो जाए, तो 3 से 6 हो जाएगा तो 10, 10, 10 मतलब 1000 टाइम कम हो जाएगा इसका एसिडिक पावर। तो ऐसे पीएच स्केल काम करता है। तो यहाँ हमारा क्या दे रखा है, यहाँ पे मुख्यतः ये दे रखा है कि हमारे पास इंस्ट्रूमेंट ना हो तो हम कैसे देख सकते हैं कि कौन सा एसिड है, कौन सा बेसिस है। तो इसके बहुत सारे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, जैसे चाइना रोज हो गया, आपका लिटमस हो गया। और लिटमस के बारे में एक चीज़ बता दूँ तो लिटमस जो होता है ओरिजिनली मुआवे कलर का होता है, जिसे आप पर्पल भी बोल सकते हैं, पर्पल कलर का।
तो ये लिटमस का ओरिजिनल कलर हो गया है। कहाँ से मिलता है? लाइकेन से मिलता है। अब इसे जो स्ट्रिप के रूप में या सॉल्यूशन के रूप में बनाया जा सकता है इंडिकेटर के लिए। तो इंडिकेट क्या करता है? यदि रेड लिटमस है तो बेस इसको क्या कर देगा? ब्लू कर देगा। और यदि ब्लू लिटमस है तो एसिड क्या कर देगा? रेड कर देगा। बस इतनी ही बातें हैं इसमें। अब इसका नेचुरल मुआवजे कलर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है हमारा टर्मरिक पेस्ट का पे आप देख सकते हैं कि जो गांव में क्या होता है कि टर्मरिक का एक स्ट्रिप लिया जाता है और उसके ऊपर जो ये सोप और पानी का एक सोल्यूशन तैयार किया जाता है और उससे लिखा जाता है तो रेड हो जाता है। तो जो हमारा टर्मरिक है, टर्मरिक बेस में क्या होता है? रेड हो जाता है, जबकि एसिड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बेस यहाँ पे रेड कर देता है। और तीसरा है चाइना रोज, जिसको गुड़हुल जो भी बोल सकते हैं। तो चाइना रोज क्या करता है? इसमें जो बेस है ना वो ग्रीन कर देगा। इसका जो चाइना रोज का आप बेस देखेंगे ना तो बेस ग्रीन होता है। जो चाइना रोज का उड़हुल का है बेस उसका ग्रीन होता है। तो बेस क्या करता है? ग्रीन कन्वर्ट कर देता है। और वो एसिड क्या करेगा? वो थोड़ा और उसके कलर को इन्हांस कर देता है और ये मेजेंटा कलर या कह सकते हैं कि स्ट्रेंज पिंक कर देता है। तो ये याद हो गया होगा कि जो चाइना रोज है वो बेस इसका ग्रीन होता है तो ग्रीन कर देता है बेसिक से। और एसिड की वजह से क्या हो जाता है? ये एसिड की वजह से आपका पिंक हो जाता है। तो ये आसान था। ये जो चाइना रोज है वो बेस की वजह से आपका ग्रीन हो जाता है और एसिड की वजह से पिंक हो जाता है, या फिर कह सकते हैं मेजेंटा टाइप का हो जाता है, इन्हांस्ड कलर हो जाता है। और एक जो इंडिकेटर होता है उसको फेनोल्फथलीन बोला जाता है। फेनोल्फथलीन का काम क्या है? वो एक तो कलरलेस रहेगा किस चीज़ में? एसिड में। और बेस में क्या हो जाएगा? बेस में इसमें इन्हांस्ड कलर हो जाता है। इन्हांस्ड कलर में आपका पिंक आ जाएगा। ये फेनोल्फथलीन है आपका। और ये क्या कर रहा है? एसिड में आपको कलरलेस कर रहा है और जो बेस में है, बेस में आपका क्या कर दे रहा है? ये आपका पिंक कर दे रहा है। अब कुछ रिएक्शन बताए गए हैं कि एसिड और बेस का जो रिएक्शन होता है, एसिड और बेस मिलके क्या बनाते हैं? सॉल्ट बनाते हैं। आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा NaCl और वाटर मिलता है। तो इस तरह से जब एसिड और बेस को हम लोग रिएक्ट कराते हैं तो आपका साल्ट एंड वाटर उसका निकलता है। और जो ये अभिक्रिया है ना, ये आपका एक्सोथर्मिक है, मतलब इसमें हीट जनरेट होता है। ठीक है। और कुछ बात करें तो हमारे बॉडी में भी एसिड बन जाता है। तो एसिड को ख़त्म करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सिरप मिलता है। आप पिए होंगे बचपन में, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सिरप पीते हैं तो हमारे जो बॉडी में है वो एसिड कम हो जाता है और वो सॉल्ट बना देता है। वही एंड बाइट की बात करें तो ये एंड बाइट में आपका फॉर्मिक एसिड रिलीज करता है। और फॉर्मिक एसिड को ख़त्म करने के लिए हम लोग बेकिंग सोडा उस पर रब करते हैं। तो बेकिंग सोडा क्या है? बेकिंग सोडा आपका बेस हो गया। और ये जो रिलीज करता है वो क्या है? फॉर्मिक एसिड। तो फॉर्मिक एसिड या मेथनोइक एसिड बोल सकते हैं। तो ये रिलीज करता है, ये दोनों अभिक्रिया करके न्यूट्रल कर देता है। तो इसी वजह से हम लोग इसका रब देते हैं। या फिर जिंक कार्बोनेट का कोई भी वो रहता है, उसको क्या वो होता है? बेस होता है। अभी सॉइल ट्रीटमेंट में भी होता है कि सॉइल कभी कभी क्या होता है? एसिडिक हो जाता है। तो एसिडिक हो जाता है तो वहाँ पे क्विक लाइम हम लोग देते हैं। क्विक लाइम की वजह से, क्विक लाइम क्या है? ये पूरी तरह से बेसिक है। अब ये क्विक लाइम या सिलेक्ट लाइम, तो लाइम का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लाइम का मैं एक साइकिल बता देता हूँ। तो एक होता है कैल्शियम कार्बोनेट CuCO3। अब इसको हीट करते हैं ना, हीट करेंगे तो हमारा निकलेगा Ca और वो इसमें क्या होता है? CO2 रिलीज हो जाता है, CO2 गैस निकल जाता है। तो हमारा बचता है क्विक लाइम। उसके बाद जब क्विक लाइम में थोड़ा वाटर मिला देते हैं, तो वाटर मिला देंगे तो ये बन जाएगा सिलेक्ट लाइम। और सिलेक्ट लाइम का फॉर्मूला क्या होता है? CaOH2। अब इसको जब हम लोग दोबारा सॉलिडिफाई करते हैं या फिर दोबारा ये CO2 से अभिक्रिया कर देता है तो ये आपका क्या बना देता है? फिर से CaCO3 बना देता है। जब हम लोग किसी चीज़ की पुताई करते हैं चूना से, सिलेक्ट लाइम से, तो जब पुताई हो रहा होता है तब वो कलर जो वाइट है उतना ज़्यादा ब्राइट नहीं हो पाता है। लेकिन वही कुछ देर के बाद 1 घंटे 2 घंटे या नेक्स्ट डे आप देखेंगे तो कलर ब्राइट हो जाता है। स्कूल में पुताई होती थी चूने की, तो वो नेक्स्ट डे आप देखेंगे तो वो ब्राइट कलर हो जाता था, क्योंकि जो सिलेक्ट लाइम है ना, सिलेक्ट लाइम क्या करता है? CO2 के साथ अभिक्रिया करके CaCO3 बनाता है और CaCO3 ब्राइट कलर देता है उसको। तो जब वो यूज कर रहे होते, जब पेंट कर रहे होते तो वो क्या होता है? सिलेक्ट लाइम होता है। और जब उसको अभिक्रिया हो जाता है CO2 के साथ तो वो CaCO3 बन जाता है। और वही CaCO3 को हम लोग हीट करेंगे तो CO2 रिलीज होगा तो क्या बनेगा? क्विक लाइम बनेगा। तो ये आपका लाइम का एक साइकिल मैंने बता दिया। एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं इधर से। तो जब जो सॉइल है वो एसिडिक हो जाएगा तो हम लोग क्या मिलाएंगे उसमें? क्विक लाइम मिलाएंगे या सिलेक्ट लाइम मिलाएंगे। और सिलेक्ट लाइम क्या है? आपका बेस है। तो इस वजह से वो ठीक हो जाता है, उसका जो एसिडिक स्केल है वो ठीक हो जाता है।
नेक्स्ट है, यदि वहाँ पे बेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, सॉइल में बेस बहुत ज़्यादा हो जाए, तो ऑर्गेनिक मैटर जो है वो कंपोस्ट हम लोग देते हैं उसमें। उसमें क्या करता है ऑर्गेनिक मैटर के जो ऑर्गेनिज्म है वो एसिड रिलीज करता है, और एसिड रिलीज होने की वजह से दोनों न्यूट्रल हो जाते हैं। तो ये चैप्टर इतना ही था। नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट चैप्टर में है फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो फिजिकल और केमिकल चेंजेस में मैं थोड़ा एक हिंट दे दूँ आपको। तो वो चीज़ें जो रिवर्स बनाया जा सकता है, उसे तोड़ के जोड़ के जैसे भी हो रिवर्स बनाया जा सकता है, और उसका जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सेम रहेगा, तो वो फिजिकल चेंजेज होता है। और जो केमिकल चेंजेज होगा वो रिवर्स नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। तो वैसा रिवर्स नहीं बनाया जाएगा तो केमिकल चेंजेज हो जाएगा। तो इसमें कुछ ज़्यादा नहीं देखना है आपको पता ही होगा। जैसे किसी चीज़ को यदि हम लोग कुक कर देते हैं तो सब्ज़ी बना देते हैं, तो सब्ज़ी बनाने के बाद उसे रिवर्स तो हम लोग गोभी नहीं बना सकते ना, तो केमिकल चेंजेज में होता है। वही यदि हम लोग आइस को मेल्ट करा दे वाटर में, लिक्विड में, तो वो क्या होगा, और उसके बाद लिक्विड से दोबारा हम लोग आइस बना सकते हैं, तो फिजिकल चेंजेज होगा। और जैसे हम लोग किसी चीज़ में सॉल्ट एंड वाटर का जो सोल्यूशन बनाते हैं, तो सॉल्ट एंड वाटर का सोल्यूशन मिलने के बाद तो बन जाता है, लगता है कि सेपरेट नहीं होगा, लेकिन यदि हम वाटर को हीट करें और वाटर को वेपराइज कर दें तो सॉल्ट रह जाता है। तो यहाँ पे भी हम लोग दोबारा उसको यथास्थिति में ला सकते हैं। तो ये भी आपका फिजिकल चेंजेज होता है, और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें। अभी बर्निंग की बात कर ले, तो बर्निंग किसी चीज़ का भी हो वो आपका केमिकल चेंज में होता है। बर्निंग के बाद हम उसे उसकी वास्तविक स्थिति में नहीं ला सकते हैं। वो किसी चीज़ को भी, लकड़ी को भी जला के फिर दोबारा लकड़ी नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पे थोड़ा रस्टिंग के बारे में बात करा है। तो रस्टिंग कैसे होता है, रस्टिंग में क्या होता है कि मॉइस्चर जब आयरन के साथ, आयरन, वाटर एंड एयर, ये तीनों मिलकर, एयर एंड वाटर को मॉइस्चर कह सकते हैं, मिलकर क्या करते हैं, रस्टिंग करते हैं। और रस्टिंग आपका क्या होता है, Fe2O3, इसका रस्ट का फॉर्मूला होता है। तो रस्टिंग की वजह से जो आयरन का है ना, वेट गेन होता है, वेट गेन करता है। तो इतना ही था। अब ये रस्टिंग का प्रक्रिया भी क्या है, केमिकल चेंज ही है। एक गैल्वेनाइजेशन की बात करें कि रस्टिंग को रोकने के लिए जिंक से गैल्वेनाइजेशन होता है। एक गैल्वेनाइजेशन होता है, एक एनोडाइजिंग होता है। दोनों याद रखिएगा कि एनोडाइजिंग जो करते हैं ना, एनोडाइजिंग हम लोग एल्युमिनियम प्लेटिंग करते हैं, और जो गैल्वेनाइजिंग करते हैं, गैल्वेनाइजेशन हम लोग जिंक प्लेटिंग करते हैं। और ये एक और बात कर ले तो कॉपर के लिए हम लोग टीन का प्लेटिंग करते हैं, टीन प्लेटिंग करते हैं कॉपर के ऊपर या ब्रास के ऊपर। तो यही था, इतना ही था हमारा इस चैप्टर में। और क्लास 7 का केमिस्ट्री फिनिश हो चुका है। अब हम लोग क्लास 8 का शुरू करेंगे। तो जो क्लास 8 में है, सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, प्लास्टिक के बारे में भी पढ़ लिए हैं। तो हमारा चैप्टर 4 मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे, कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे, और कंबसन एंड फ्लेम के बारे में पढ़ेंगे। ये 3 चैप्टर हम लोग यहाँ करने वाले हैं। तो फर्स्ट हम लोग मटेरियल से करेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात करें तो जो पीरियोडिक टेबल है ना, जो भी सब्सटेंसेज होते हैं, वो पीरियोडिक टेबल में 3 सब्सटेंस दिया है। एक आपका मेटल दिया है, और एक नॉन मेटल दिया है, और एक मेटलॉइड दिया है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या नहीं है, तो इसमें गैस करके कोई नाम नहीं दिया है पीरियोडिक टेबल में। हम लोग मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे यहाँ। तो मेटल्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, आपको पता होगा कि ये सोनरस होता है। सोनरस मतलब उस पर चोट करेंगे तो उसमें से आवाज़ निकलता है। मेलिबिलिटी होती है। मेलिबिलिटी का मतलब होता है सीट के रूप में, उसके चादर के रूप में बिछाया जा सकता है, जितना ज़्यादा हो सके उसको थिनर बनाया जा सकता है, तो मेलिबिलिटी होता है। डक्टेबिलिटी होता है। डक्टिबिलिटी में इसको वायर के रूप में खींचा जा सकता है, तो डक्टिबिलिटी भी इसका एक प्रॉपर्टीज़ होता है। उसके बाद ये हीट का और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का कंडक्शन करता है। तो ये आपके कुछ मेटल्स के प्रॉपर्टीज़ थे। अब मेटल्स में आपके जैसे कॉपर, जिंक, इस तरह से। नॉन मेटल्स में आपके सल्फर हैं, कार्बन हैं, ये सब नॉन मेटल्स हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है मेटल्स और नॉन मेटल्स में। जैसे मैंने बताया कि ये जो मेटल्स होते हैं हार्ड होते हैं, लेकिन वही बात कर ले मर्क्यूरी का, तो मर्क्यूरी क्या होता है, वो मेटल जो है लिक्विड फॉर्म में रहता है। और कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं सॉफ्ट होते हैं बिल्कुल, जैसे पोटेशियम हो गया और ये सोडियम हो गया। पोटेशियम और सोडियम क्या होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि इसको नाइफ से भी काटा जा सकता है। तो ये, और कुछ लिक्विड फॉर्म में जैसे होते हैं वो आपके मर्क्यूरी हो गए, गैलियम भी हो गए। गैलियम और सीजियम के साथ ये इशू है कि ये थोड़ा सा आप हैंड के ऊपर रखेंगे ना, तो हैंड के हीट से भी ये आपका मेल्ट हो जाएगा। तो मतलब इसका सेंसिटिव बहुत ज़्यादा, रूम टेम्परेचर पे भी मेल्ट हो सकता है, लेकिन नॉर्मली ये लिक्विड फॉर्म में रहता नहीं। रहता कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ मर्क्यूरी। लेकिन यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि थोड़ा सा टेम्परेचर पाकर जो मेल्ट हो जा सकता है, वो गैलियम और सीजियम है। और नॉन मेटल्स में भी बात करें तो नॉन मेटल्स में भी एक लिक्विड फॉर्म में रहता है, उसको ब्रोमीन कहते हैं, ब्रोमीन। और जो इसी तरह से कुछ थोड़ा सा हीट पाके वो कन्वर्ट हो सकता है, उसको एक आपका फ्रांसियम है, फ्रांसियम के बाद रुबिडियम है। तो ये 6 चीज़ हैं आपके, 3 यहाँ पे और 3 उसमें। अब सॉफ्ट मेटल्स में मैंने बताया सोडियम और पोटेशियम, तो एक्सेप्शन केस थे।
अब यहाँ पे मेटल्स रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। तो अब ऑक्सीजन के साथ हम लोग ऑलरेडी देखे कि मेटल रिएक्ट कर रहा था तो रस्ट बन रहा था। तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद एक तो आयरन का रस्ट बनता है, दूसरा कॉपर जब वो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है, इसमें कॉपर तो पता है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो यहाँ पे O2 और CO2 अभिक्रिया कर रहा था। यहाँ पे कार्बन के साथ क्या है, H2O, CO2 और O2 तीनों मिलकर करता है। तो कॉपर के साथ अभिक्रिया करते हैं तो कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट बनता है और ये बेसिक होता है। हाइड्रोक्साइड बेसिक है। अब वही सोडियम की बात कर ले तो सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ तो नॉर्मली सोडियम रिएक्ट करता नहीं है, लेकिन ये वाटर के साथ बहुत वायलेंटली रिएक्ट करता है। सोडियम को यदि वाटर के ऊपर रखेंगे तो वायलेंट आपका स्पार्क भी निकलता है। पहले तो हार्डर होता है, मैलिबिलिटी, इसे थिन शीट के रूप में बनाया जा सकता है। अब उसमें डक्टिबिलिटी होता है, इसको वायर के रूप में बनाया जा सकता है। और नेक्स्ट है ये सोनरस होता है, इसमें से आवाज़ निकलते हैं। और नन मेटल्स जो होते हैं, नन मेटल्स के कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे सल्फर हो गया, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ये सब आपके नन मेटल्स हो गया। और मेटल्स में कुछ एक्सेप्शन है, जैसे मैंने बताया कि मेटल्स हार्ड होता है, लेकिन यदि मर्क्यूरी की बात कर ले तो मर्क्यूरी क्या है, लिक्विड होता है। ठीक है। अब क्या हार्ड के और कुछ बात कर ले तो सोडियम और पोटेशियम, ये काफ़ी सॉफ्ट होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि इनको नाइफ से भी काटा जा सकता है। ये हो गए। और कुछ बात कर ले तो ये मर्क्यूरी मैंने बताया, मर्क्यूरी के साथ एक होता है सीजियम और एक आपका आता है फ्रांसियम, सीजियम और गैलियम। दो मेटल्स ऐसे होते हैं जिनको हीट, बॉडी के हीट जो हमारा होता है ना, बॉडी के ऊपर रखें तो ये मेल्ट कर जाएगा। तो मतलब लगभग आपके मर्क्यूरी जैसा ही होता है, लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर या कम रहे तो उस पर सॉलिड रहता है, लेकिन थोड़ा हीट मिलने के बाद ये मेल्ट हो जाता है। तो सीजियम और गैलियम। वही नन मेटल्स की बात कर ले तो नन मेटल्स में ब्रोमीन जो है आपका हमेशा उसमें रहता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है। और एक है फ्रांसियम और एक रुबिडियम, ये थोड़ा हीट मिलने के बाद ये भी मेल्ट हो जाता है। तो 3 इसमें भी और 3 उसमें भी। तो ये तो हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखिए। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर लें, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम लोग क्या करेंगे, रिएक्ट करा के देखेंगे कि किस रिएक्शन से क्या बन रहा है। तो सबसे पहले हम लोग रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ यदि कराएं मेटल्स का, तो मेटल के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करके बेसिक कंपाउंड बनाता है। आपको मैं एक एग्जांपल दूं तो जो आयरन में होता है, आयरन में जो रस्ट लगे होते हैं, यदि किसी अनफॉर्चुनेटली या अनलकीली आप उसको उसमें टेस्ट कर ले, अपने टंग से टेस्ट कर ले, तो आपको उसका जो टेस्ट लगेगा ना वो बेस टाइप के, मतलब बहुत कड़वा लगेगा। तो जो भी रिएक्शन होता है ऑक्सीजन का मेटल्स के साथ तो वो बेसिक बनते हैं। और वो भी यदि कुछ अल्कली मेटल्स की बात कर ले तो अल्कली तो बहुत ही बेसिक बनाते हैं, मतलब ज़्यादा बेस उनके अंदर होता है। तो आप देख लीजिए कि मेटल्स जो अभी क्रिया करता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाता है, बेसिक कंपाउंड बनाता है। तो अब जब मेटल जो है वो बेस बना रहा है तो नॉन मेटल्स क्या बनाएगा, एसिड बनाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ अभी क्रिया करके। ये हो गया क्लियर। जनरली मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। और आयरन के रस्ट के बारे में भी हम लोग पहले भी देख चुके हैं। अब हम लोग नन मेटल्स के साथ रिएक्ट कराएंगे। तो सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर के साथ तो सल्फ्यूरिक एसिड जो बन रहा है, सल्फरस एसिड बन रहा है H2SO3, तो सल्फरस एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। तो मतलब यह है कि नन मेटल्स जैसे ही रिएक्ट करते हैं आपके ऑक्सीजन के साथ तो एक क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं। तो मेटल्स को क्या करेंगे, एसिड के साथ करेंगे, मेटल्स प्लस एसिड, और उसके बाद मेटल प्लस बेस। तो ये दोनों में जो है ना हाइड्रोजन गैस निकलता है, वो बेस से भी हम लोग करेंगे तभी और एसिड से भी करेंगे तभी। और जैसे ही हाइड्रोजन निकलता है तो पॉप करके साउंड निकलता है, वो यदि स्पार्क करा तो बस इतना ही इसमें दे रखा है। तो इसके पढ़ने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो मेटल रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा एलिमेंट्स के बारे में दे रखा है कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो एलिमेंट्स और एटॉम, एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल एक साथ हम लोग कवर कर लेंगे। तो ये हाँ, बस इस चैप्टर में बस इतना ही था। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है कोल एंड पेट्रोलियम। ये तो कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में बस इतना सा जानकारी चाहिए कि कोल का कैसे बना था, ऑरिजिन कैसे हुआ था, पेट्रोलियम कैसे बना था। तो कोल बनने का कारण ये है कि कुछ दिन पहले 300 मिलियन ईयर्स अगो क्या हुआ था कि कुछ तो धरती हो उस पर क्या हुआ थे, जितने सारे कार्बनिक मटेरियल्स थे, पेड़ पौधे सब धरती के अंदर दब गए थे और धीरे धीरे हाई टेम्परेचर प्रेशर की वजह से कन्वर्ट हो गए कोल में। तो वही कोल हमें आज मिलता है। और कोल के भी प्रॉपर्टीज़ होते हैं। इसका जो है एक पीट कोल होता है, एक लिग्नाइट होता है, लिग्नाइट के बाद आपका एक एंथ्रासाइट होता है। तो इस तरह से कोल होते हैं, बिटुमिनस होता है। तो ये कोल की कुछ क्वालिटीज़ हैं। तो उतना तो नहीं पढ़ना है, लेकिन इसका ओरिजिन सोर्स पता करना है कि ओरिजिन कैसे हुआ था और कोल कैसे बनाया जाता है। 300 मिलियन ईयर से वो कोल बना था। अब कोल को जब हम लोग प्रोसेस करते हैं, इंडस्ट्रीज में प्रोसेस करते हैं, तो कुछ पदार्थ और बनते हैं, कुछ और मटेरियल्स बनते हैं, जैसे कोक। अब कोक को बोला जाता है कि ये प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होता है जो कोक। इसका इंडस्ट्रीज में स्टील बनाने में यूज़ किया जाता है, स्टील बनाने में।
और एक कोल टार बनता है। कोल टार से हम लोग नेफ्थलीन बनाते हैं। नेफ्थलीन का बॉल्स जो देखिए ना, नेफ्थलीन बॉल्स इसी कोल टार से बनता है, नेफ्थलीन बॉल्स। तो ये आपका कोक हो गया और कोल टार हो गया, नेफ्थलीन बॉल्स। और कोल गैस होता है। कोल गैस का उतना इंपॉर्टेंस है नहीं। अब पेट्रोलियम की बात कर लेते हैं। तो पेट्रोलियम क्या था कि ऑर्गेनिज्म जो समुद्र में हैं, ऑर्गेनिज्म जो मरते हैं उसके बाद वो सेटल हो जाते हैं उसके बॉटम पे, और सेटल होने के बाद धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाते हैं पेट्रोलियम में। और पेट्रोलियम की बात करें दे तो फर्स्ट टाइम पेनिसिल्वेनिया में यूएसए का 1859 में डिस्कवर हुआ था, और इसका ऑयल का जो कुआं है। और उसके बाद 8 साल बाद इंडिया में भी माकूम मौसम में यहाँ पे डिस्कवरी हुई थी। ऑयल को जो हम लोग निकालते हैं उसके बाद इसे रिफाइनिंग करते हैं, तो इसके प्रोसेस होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वाटर होता है, वाटर के ऊपर ऑयल होता है, ऑयल के ऊपर गैस होता है। तो जो सब्सटेंसेस को ऑयल रिफाइनिंग के बाद जो सब्सटेंसेस निकलते हैं वो सारे सब्सटेंसेस को हम लोग पेट्रोकेमिकल्स होते हैं बोलते हैं। पेट्रोकेमिकल्स का बहुत सारा उपयोग है डिटर्जेंट बनाने में, फाइबर्स बनाने में। जो फाइबर्स हम लोग बात कर रहे थे, सिंथेटिक फाइबर, पॉलिस्टर, नाइलॉन, एक्रिलिक वगैरह, पॉलीथीन, ये सब पेट्रोकेमिकल से ही बनते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग नेचुरल गैस के बारे में बात करें तो नेचुरल गैस जो है ये भी फॉसिल फ्यूल है, लेकिन इसमें जो इमिजन है ना, इसके कंबसन के बाद इमिजन बहुत कम होते हैं और इसे कंप्रेस करके और अच्छा बना दिया जाता है। सीएनजी जैसे नेचुरल गैस हो गए तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो जाएंगे। तो ये सीएनजी में भी आपका मीथेन ही होता है नॉर्मली। पेट्रोलियम से पेट्रोल निकलता है, केरोसिन निकलता है, डीजल निकलता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल निकलता है, पैराफिन वैक्स निकलता है, बिटुमेन निकलता है जो पेंट और रोड सरफेसिंग में काम आता है। और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी है। इंडिया हैज़ वास्ट रिजर्व ऑफ नेचुरल गैसेज जो त्रिपुरा, राजस्थान, महाराष्ट्र और गोदावरी डेल्टा में मिलता है। तो ये कोल एंड पेट्रोलियम का चैप्टर था, छोटा था, खत्म हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट है कंबसन एंड फ्लेम। तो कंबसन क्या होता है? कंबसन किसी चीज़ का जलना होता है। जलाए कैसे जाते हैं? तो जलाने के लिए तो सबसे पहले एक मटेरियल होना चाहिए। तो जलाने के लिए हमारे पास फ्यूल होना चाहिए। जो चीज़ जलता है उसको हम लोग नॉर्मली फ्यूल बोल देते हैं, ठीक है। एफिशिएंसी के साथ जलता है तो फ्यूल बोला जाता है। नॉर्मली आप इतना समझिए कि फ्यूल चाहिए। फ्यूल चाहने के बाद हमारे पास ऑक्सीजन होना चाहिए, एयर होना चाहिए, तभी जल पाएगा। यदि आप किसी चीज़ को ढक दे तो जल नहीं पाएगा। और तीसरी चीज़ की हमारे पास ऑलरेडी जलाने के लिए कोई चीज़ होना चाहिए, मतलब वो उसका जो इग्निशन पॉइंट है उसे जलाने के लिए वहाँ तक तो हीट चाहिए। तो तीसरा हीट है। हीट किस लिए? कि इग्निशन पॉइंट तक उसके पहुँचा सके। जैसे हमें लकड़ी जलाने के लिए बोलेंगे तो आप लकड़ी कैसे जलाएंगे? उसे जलाने के लिए आप उसको रब करेंगे तो वहाँ तक हीट अब तो ट्रांसफ़र कर रहे हैं ना, तो हीट देना होगा। तो कंबसन के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है। इतना आप समझ गए। तो वही चीज़ें इसमें दे रखा है कि कंबसन कैसे होता है। कंबसन इसने मैग्नीशियम रिबन को जला रखा है। रिबन जलने के बाद वाइट फ्लेम देता है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें दे रखा है कि यदि कोई चीज़ जल रहा है तो ऑक्सीजन को डिस्कनेक्ट कर दें, ऑक्सीजन को कट ऑफ कर दें तो वो जलना बंद हो जाएगा। और यही फायर एक्सटिंग्विशर में ऐसा ही हमारा प्रोसेस जो है काम करेगा। तो इग्निशन टेम्परेचर मैंने बताया कि लोएस्ट टेम्परेचर होता है जिस पे कोई पदार्थ जलना शुरू कर दे तो उसे हम लोग इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे मैचिस स्टिक के बारे में। तो माचिस का जो तिल्ली होता है, माचिस की तिल्ली में पहले 3 चीज़ें दिए जाते थे। पहला है एंटीमनी ट्राइसल्फाइड, और आपका है पोटेशियम क्लोरेट, और थर्ड था वाइट फास्फोरस। 3 चीज़ लगाया जा रहा है। तो बहुत बार देखा जा रहा था ना कि मैन्युफैक्चरिंग में जितने सारे वर्कर्स काम करते थे, ये वाइट फास्फोरस के वजह से वो उनके ऊपर प्रभाव पड़ता था। ये वाइट फास्फोरस ना ऑटोमेटिक जलना शुरू हो जाता है, तो इसका इग्निशन पॉइंट ना बहुत कम होता है। ये खुद से ज्वलनशील इतना ज़्यादा होता था कि जलने लगता था। तो ये वाइट फास्फोरस को पूरी तरह से हटा दिया गया। अब क्या किया गया कि वाइट फास्फोरस को चेंज कर दिया गया रेड फास्फोरस में, और जो माचिस का स्ट्रिप होता है, माचिस के स्ट्रिप पे रेड फास्फोरस लगा दिया गया। और रेड फास्फोरस के ऊपर हम लोग जब रब करते हैं तो एंटीमनी और जो पोटेशियम क्लोरेट है वो जल जाता है, और माचिस की जो तिल्ली है वो जलना शुरू कर देता है। तो ये माचिस की तिल्ली का हिस्ट्री था। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस क्या होते हैं। तो इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस वही होते हैं जिनका इग्निशन पॉइंट बहुत कम हो। जैसे पेट्रोल को थोड़ा सा हीट देंगे तो वो जलना शुरू कर देगा। और वही लकड़ी को आप जलाते रहें, लकड़ी बहुत देर पे जलेगा। तो लकड़ी का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है, और पेट्रोल का इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है। तो इसलिए इसको इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस बोला जाता है। अब कभी मैंने बताया कि वही है। यहाँ पे नेक्स्ट है कि हमारे इन्फ्लेमेशन के लिए 3 चीज़ फ्यूल, एयर और हीट का होना ज़रूरी है। अब हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर की बात करें। जब कहीं पे आग लग जाता है तो हम लोग
कैसे बुझाते हैं, या तो उसके ऊपर पानी डालेंगे, पानी डालने से भी ऑक्सीजन कट हो जाता है, लेकिन यदि फायर ऑयल से लगा हो तो पानी के ऊपर आके जलना शुरू हो जाता है, या फायर इलेक्ट्रिसिटी में लगा हो तो इलेक्ट्रिसिटी से पानी डालने के बाद वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, आपको झटका लग सकता है। तो सबसे अच्छा होता है कि या तो आप सैंड यूज करें, सैंड यूज करेंगे तो ये भी आपका ऑक्सीजन को कट ऑफ कर देता है, या होता है कि आपका CO2 यूज करना। CO2 क्या करता है कि O2 से हैवियर होता है, तो O2 को जहाँ पे भी फायर लगा हुआ है तो उसको पूरी तरह से ढक लेता है, और ये सिलेंडर में कंप्रेस्ड रहता है, और जैसे ही निकलता है ना तो जो चीज़ पहले से कंप्रेस्ड है और वो बाहर आके एक्सपेंड करेगा तो इसका टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है। टेम्परेचर कम होने की वजह से ना ये कोल्ड भी कर देता है, तो हीट की वजह से जो जल रहा था तो उसमें काफ़ी टेम्परेचर बढ़ गया था तो उसको कोल्ड भी कर देता है, इसलिए इसको सबसे अच्छा फायर एक्सटिंग्विशर बनाया जाता है, बोला जाता है। और ये CO2 को या तो आप सिलेंडर में यूज़ करें, या आप सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट से CO2 भी रिलीज होता है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट भी यूज़ किया जा सकता है, सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटेशियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम। जोन्स ऑफ कैंडल फ्लेम में आपको जो सबसे बाहर वाला जो रेड कलर का होता है ना जोन, ये सबसे ज़्यादा इसमें हीट होता है, हॉटेस्ट पार्ट बोला जाता है, और जो बीच में होता है, बीच में लीस्ट पार्ट होता है। बहुत लोग देखते हैं कि अपने फिंगर से बुझा देते हैं आग को, क्योंकि वो डायरेक्टली बीच वाले पार्ट को छूते हैं, यहाँ पे टच करते हैं और जो कैंडल है बुझ जाता है। वही यहाँ पर रखा जाए तो यहाँ पे हमारे जो हैंड के फिंगर्स हैं वो जल सकते हैं। या आप जो सुनार को देखे होंगे कि सुनार लोग जो यूज करता है ना, ये इसके आउटर पार्ट को यूज करता है, आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं, तो ये आउटर पार्ट को यूज करता है किसी चीज़ को मेल्ट कराने के लिए। तो यहाँ पूछा जाए कि जो फ्लेम ऑफ कैंडल में सबसे हॉटेस्ट पार्ट कौन सा होता है, तो जो आउटर पार्ट होता है वो सबसे हॉटेस्ट होता है, और सबसे लीस्ट हॉट कौन होता है, तो जब सबसे मिडिल में होता है वो सबसे लीस्ट हॉट होता है। नेक्स्ट बात करेंगे फ्यूल के बारे में। तो फ्यूल क्या है, फ्यूल के बारे में जो चीज़ जलता है वो फ्यूल है। अब आइडियल फ्यूल के बारे में बात करें तो आइडियल फ्यूल जिसका एक्सेसिबिलिटी हो, अफोर्डेबिलिटी हो और एफिशिएंसी हो, आइडियल फ्यूल होता है। जैसे CNG होता है, LPG है, ये सब आइडियल फ्यूल हैं। फ्यूल इफिशियंसी, अब इनका कैलोरीफिक वैल्यू होता है। कैलोरीफिक वैल्यू का बोले कि इतना सा आप गैस लीजिए और इतना सारा आप लकड़ी लीजिए, इतना सारा आप गोबर लीजिए, सबसे ज़्यादा आपका हीट कौन देगा, सबसे देर तक कौन जलेगा, या मतलब बोल सकते हैं कि कैलोरी सबसे ज़्यादा कौन देगा, तो कैलोरी ऑटोमेटिक जो आपका पेट्रोल है वो ज़्यादा देगा, लकड़ी कम देगा और उससे कम आपका गोबर देगा। यहाँ पे देख सकते हैं मीथेन का 50,000 है, और वुड का देखेंगे तो 17,000 है, और काउडंग का देखेंगे तो 6,000 है। तो सबसे ज़्यादा आपको किसका मिल रहा है, सबसे ज़्यादा पहले तो LPG का है 55,000, उसके बाद CNG का है, और उसके बाद मीथेन का है, और मीथेन के बाद आपका डीजल, पेट्रोल। ये था। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग, और जो हम लोग फ्यूल को, फॉसिल फ्यूल को हम लोग जलाते हैं तो उसके बाद कुछ इमिजन्स होते हैं। इमिजन्स में आपके जैसे CO2 होता है, NO2 होता है, या SO2 होता है। अब इसकी वजह से एसिड रेन होता है। ये जब जैसे ही हमारे इन्वायरमेंट में जाते हैं तो उसमें ये क्या करते हैं, सोल्यूबल होते हैं, और ये जो उसके साथ मिक्स होके हमारे अर्थ पे आते हैं। जैसे CO2 सोल्यूबल होगा तो ये कार्बोनिक एसिड बनाएगा, NO2 नाइट्रिक एसिड बनाता है, SO2 सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, और हमारे अर्थ पे आते हैं और सॉइल को एसिडिक बना देते हैं, या हमारे बॉडी पे पड़ जाए तो हमारे बॉडी पे भी नुकसान करते हैं। तो इस तरह से एसिड रेनिंग कहा जाता है इसे। और इसमें क्या है, और इसमें कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग सारा कवर कर लिए। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। नेक्स्ट चैप्टर क्या है, ये ख़त्म हो गया हमारा केमिस्ट्री 8 का। तो केमिस्ट्री के क्लास 9 को अब हम लोग शुरू करेंगे। क्लास 9 में हमारे 4 चैप्टर हैं। फर्स्ट आपका है मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स, और इज मैटर अराउंड अस इज प्योर, एंड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। तो फर्स्ट हम लोग करेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में। तो मैटर्स इन अराउंड सराउंडिंग्स में जो चीज़ें दी गई है मुख्यतः ये है कि मैटर्स कैसे कैसे होते हैं। एक तो आपका सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होता है, ठीक है। ये 3 स्टेज होते हैं मेनली। अब इसमें भी एक तो आपका प्लाज्मा आ जाता है, नेक्स्ट प्लाज्मा के बाद आता है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में बात करेंगे। तो इसमें स्टेटस ये दे रखा है, ये बताना चाहता है कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं, कोई भी पार्टिकल्स, वो उसके बीच में स्पेस होते हैं, वो चाहे वाटर ले लें या सॉलिड ले लें या गैस ले लें। तो गैस में तो आपको पता है कि स्पेस होते हैं पार्टिकल्स के, तो आपको डाउट होगा सॉलिड में या फिर वाटर में। अब जैसे ही किसी वाटर में लेमन, यदि उसमें स्क्वीज करते हैं, लेमन का पानी मिलाते हैं, चीनी मिलाते हैं, तो आप देखें वो पूरी तरह से इवेनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इवेनली डिस्ट्रीब्यूट क्यों होता है, कहीं ना कहीं पार्टिकल्स के बीच स्पेस होगा तभी तो डिस्ट्रीब्यूट होता है वो। वही सॉलिड की बात कर ले तो आयरन को हम लोग जैसे हीट करते हैं ना तो वो वीक हो जाता है, उसके ऊपर हम लोग चोट पहुंचा के उसको हम लोग उसको सीट के रूप में बना सकते हैं। तो इसके बीच में भी स्पेस होता है। तो कोई भी पार्टिकल्स हो उसके बीच में स्पेस होता है।
वैसा इस इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है पोटेशियम परमैंगनेट का। तो यहाँ पे हमें उससे तो कोई मतलब नहीं है, बस इतना जान जाएंगे कि पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर होता है पिंक होता है। ये हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। अब कोई भी मैटर को हम लोग क्या करते हैं, हीट देते हैं। हीट देने का मतलब होता है कि काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। जैसे वो हीट को एब्जॉर्ब करता है तो उसके पार्टिकल्स में जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो बढ़ जाता है। तो हीट का मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ना होता है। और हीट के बाद वो इनका जो मिक्सिंग होता है वो बढ़ जाता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी ऑलरेडी बढ़ चुका है। और वो जो मिक्स करते हैं उस मिक्सिंग की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्यूज़न बोलते हैं। अब स्टेट ऑफ मैटर्स है, तो स्टेट ऑफ मैटर्स में है सॉलिड। इसमें आपके वॉल्यूम और साइज दोनों स्टेबल होते हैं, दोनों डेफिनिट होते हैं। वही लिक्विड की बात कर ले तो लिक्विड में आपका क्या होता है कि आपका वॉल्यूम जो है वो डिफाइंड रहता है, लेकिन आपका साइज़ जो है वो चेंज हो जाता है। जिस भी बर्तन में आप डाले उसी शेप का आ जाएगा। तो वही गैसियस की बात कर लें तो वॉल्यूम और साइज दोनों इनका अनस्टेबल होता है, इनडिफिनिट रहता है, तो उसको गैस बोलते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कि जैसे ही हम लोग काइनेटिक एनर्जी किसी मैटर को देते हैं तो उसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाते हैं और वाइब्रेट करके अपना पोजीशन छोड़ने लगते हैं। मैंने बात किया था कि हीट को कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है। अब जो हम लोग उसका स्टेट चेंज करने के लिए हमें हीट देना होता है। जैसे कोई सॉलिड है तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं, या लिक्विड है लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग आइस के बारे में बात करेंगे। तो आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है 273.15 के होता है, केल्विन में होता है ये। तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, 273.15। अब मेल्टिंग पॉइंट में कोई भी किसी चीज़ में आपका हम लोग मिक्स कर देते हैं, इम्प्योरिटीज़ मिक्स कर देते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है और मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है। अब हम लोग एक और बात करेंगे कि क्या होता है कि किसी चीज़ का भी स्टेट चेंज करने के लिए यदि हम लोग सॉलिड से लिक्विड बनाएं, सॉलिड है सॉलिड से लिक्विड बना रहे हैं तो लिक्विड बनाने में कुछ एनर्जी लग रहा है। एनर्जी जैसे मान के चलिए यदि मेल्टिंग पॉइंट है आपका 273.15, तो जैसे ही हम लोग आइस को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं ना तो आइस का टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, आइस का टेम्परेचर वही रह रहा है, लेकिन ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी दी है ना, एनर्जी कंज्यूम किस में हो गया, एनर्जी कंज्यूम हो गया आपका स्टेट कन्वर्ट करने में। तो ये जो एनर्जी कन्वर्ट होता है, एनर्जी वो लेटेंट होता है, हिडन रहता है। तो इसी एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। तो लेटेंट हीट क्या कहेंगे, लेटेंट हीट कहेंगे कि एक केजी जो है, केजी के हिसाब से हम लोग लेते हैं, 1 केजी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने में जो एनर्जी वो लगता है उसे लेटेंट हीट कहते हैं। या 1 केजी लिक्विड को हम लोग गैस में एक्सचेंज करने में जो हमारा एनर्जी कंज्यूम होता है उसको लेटेंट हीट कहते हैं। आप सुने होंगे कि जो गर्म पानी है, गर्म पानी का टेम्परेचर आप मान के चलिए कि 100 डिग्री है, और वही एक वेपर है, वेपर उसका भी टेम्परेचर 100 है। लेकिन ज़्यादा खतरनाक कौन है, ये वेपर है ज़्यादा खतरनाक, क्योंकि वेपर में ना हिडन टेम्परेचर है। ये 100 तो है ही, और साथ में जो इसको लिक्विड से वेपर कन्वर्ट करने में जो एनर्जी लगा था वो भी इसके अंदर है। तो इसके अंदर लेटेंट हीट होता है, तो इसलिए ह्यूमन के लिए बहुत खतरनाक होता है। जो वेपर से यदि आप एक्सपोज हो जाए तो पूरी बॉडी जलने की ज़्यादा संभावना रहती है वाटर की अपेक्षा। तो ये आपका हिडन, आपका लेटेंट हीट कहा जाता है इसे। अब हम लोग बात करेंगे कि स्टेट को चेंज कैसे करते हैं। स्टेट को चेंज करने के लिए आप जैसे सॉलिड से लिक्विड में चेंज कर रहे हैं तो सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने को हम लोग फ्यूजन बोलते हैं। सॉलिड में से लिक्विड चेंज होता है तो फ्यूजन बोलते हैं। वही लिक्विड से गैस में चेंज करते हैं तो वेपराइजेशन बोलते हैं। और गैस से हम लोग सॉलिड में चेंज करते हैं तो डिपोजिशन बोलते हैं। लिक्विड से सॉलिड में चेंज करें तो सॉलिडिफिकेशन होता है, और लिक्विड से हम लोग गैस से लिक्विड में चेंज करें तो कंडेंसेशन होता है। आप पढ़े होंगे कंडेंसेशन करके गैस जो है लिक्विड में बन जाता है। कंडेंसेशन का एग्जांपल यदि देना तो आप ठंडे पानी का बॉटल रखते हैं ना फ्रिज से निकाल के, तो थोड़ी देर के बाद देखेंगे तो बाहर ना उसके ऊपर जो वाटर है उसके ड्रॉपलेट्स जम जाते हैं। तो जो ड्रॉपलेट्स हैं वो कंडेंसेट कर जाते हैं, उस टेम्परेचर उनका कम होता है तो आकर वहाँ पे क्या करेंगे, कंडेंसेट करना शुरू कर देंगे। वही बात करें कि हम लोग जो लिक्विड से सॉलिड बना रहे थे तो सॉलिडिफिकेशन हो रहा था, सॉलिड से गैस बना रहे थे तो सब्लाइमेशन हो रहा था। तो सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट कर देना सब्लाइमेशन होता है। जैसे ड्राई आइस होता है CO2, या फिर आप कह सकते हैं जो हमारा नेफ्थलीन का बॉल होता है वो भी डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है। या फिर कर्पूर होता है, कम्फूर का पाउडर होता है, तो वो भी आपका सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे हम लोग इवेपोरेशन का कंसेप्ट देखेंगे। इवेपोरेशन क्या होता है, तो मैंने बताया कि जब हम लोग स्टेट चेंज करते हैं किसी चीज़ का, सॉलिड से लिक्विड बना या लिक्विड से गैस बना, तो क्या हो रहा था, इसमें कुछ एनर्जी कंज्यूम हो रहा था।
एनर्जी ले रहा था। वही क्या होता है कि यदि किसी चीज़ पे बॉडी पे हम लोग पानी डालते हैं, जैसे ही कोई चीज़ गर्म होता है ना, आप देखते हैं कि पानी डालने के बाद वो ठंडा होने लगता है। तो जैसे ही पानी उसके ऊपर जाता है ना, तो उसके जो हीट की एनर्जी हैं, हीट को एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो ठंडा हो जाता है। तो वही होता है इवेपोरेशन में। इवेपोरेशन में आप क्या करेगा कि कोई पार्टिकल्स है, वो पार्टिकल्स जब इवेपोरेट करेगा, पहले पानी था, पानी से गैस बन गया, तो गैस बनने में इसको एनर्जी लगेगा। तो एनर्जी आसपास के जो हीट रहता है ना, इससे एनर्जी कंज्यूम करता है। अब आसपास के हीट को यदि ये कंज्यूम कर जाएगा तो आसपास का सराउंडिंग क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। और यही कारण होता है कि जो आपके मटके में रखे पानी होते हैं वो ठंडा क्यों होते हैं, क्योंकि उनके अंदर से ना जो वाटर के ड्रॉपलेट्स हैं वो इवेपोरेट करते रहते हैं। इवेपोरेट करते हैं तो एनर्जी ये अपने साथ लिए जाते हैं। बॉडी के ऊपर भी हमारा इवेपोरेशन होता है, हम लोग का पसीना निकलता है। तो पसीना निकलने के बाद क्या करता है, वो सूखता है, तो हमें बहुत ही रिलीफ मिलता है। यदि आप पसीने पसीने हुए हों और कहीं पे फ़ैन के सामने चले जाते हैं, तो जैसे ही इवेपोरेट होता है ना वो पसीना, वो अपने साथ एनर्जी लेकर जाता है और इस तरह से वो कूल होता है। वो एसीटोन की बात कर ले, एसीटोन या स्पिरिट हम लोग अपने हाथ पे रखते हैं तो ठंडा महसूस होता है। तो जैसे एसीटोन हम लोग अपने बॉडी के ऊपर रखते हैं, तो एसीटोन आसपास का जो सरफेस होता है ना, उसका एनर्जी ट्रैप कर रहा है, और ट्रैप करने के बाद वो चला जाता है। तो जैसे ही एनर्जी ट्रैप करता है तो वहाँ का हीट एनर्जी खत्म हो जाता है और हमें कोल्ड फील होता है। तो ये आपका इवेपोरेशन का कंसेप्ट था। तो हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में बात कर लिए। अब इसमें बताया गया था कि 5 तरह के पदार्थ हो सकते हैं, जो उनका अवस्था है 5 तरीके से हो सकता है। चौथा प्लाज्मा, और 5वां जो है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट बताया गया। तो जो प्लाज्मा होता है, सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि आयोनाइज्ड गैसेज हैं जो आपके स्टार्स या सन में पाए जाते हैं। वही हम लोग 5वें के बारे में बात करें, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में। तो इनका जो डिस्कवरी हुआ था सत्येंद्रनाथ बोस किए थे, और बाद में इसका कंसेप्ट बाहर आया था। तो इसमें क्या होता है, एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर होता है, एक्सट्रीम लो टेम्परेचर और लो डेंसिटी, दोनों, डेंसिटी भी लो और टेम्परेचर भी लो। बस इतना कंसेप्ट आपको देखना है इसमें। तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में है कि इच मैटर अराउंड अस इज प्योर। तो प्योरिटी की बात करें तो प्योर मैटर किसे कहा जाता है, जो लिखा रहता है प्योर घी, क्या ये प्योर है? तो केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बोले तो प्योर वही चीज़ है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक आइटम है। यदि उसमें किसी चीज़ से मिक्स किया जाता है तो प्योर नहीं, इम्प्योर हो जाएगा। तो इम्प्योरिटी जो है, इम्प्योरिटी में जो भी चीज़ें आते हैं उनको मिक्सचर कहा जाता है। तो मिक्सचर हो जाएगा आपका, 2 या 2 से अधिक चीज़ें मिलकर क्या बनाएंगे, वो मिक्सचर बनाएंगे। अब मिक्सचर 2 तरह के होते हैं। एक मिक्सचर तो आज आपका हो गया कि होमोजीनियस हो गया, और दूसरा हो गया हेट्रोजीनस। ठीक है, तो होमोजीनस मिक्सचर में आपका फर्स्ट सॉल्यूशन आता है। तो सॉल्यूशन के बारे में देखेंगे कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेज। अब इसमें सॉल्यूशन में क्या है ना कि सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स मिक्स किए रहेंगे वो आपको नेकेड आई से दिखाई नहीं देगा। वो इतने सूक्ष्म होते हैं कि वो आपको दिखाई नहीं देगा। तो वही सॉल्यूशन कहा जाता है। इनके जो पार्टिकल्स हैं वो इवनली मिक्सड होते हैं, और ये जो है टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेंगे। टिंडल इफेक्ट क्या होता है कि मतलब लाइट के बीम को स्कैटर नहीं करते हैं। अब वो स्कैटरिंग नहीं कर रहे हैं, मतलब टिंडल इफेक्ट काम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो वो सॉल्यूशन होते हैं। अब सॉल्यूशन के एग्जांपल हैं कि अल्कोहल को आयोडीन में मिलाइए, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड का जो होता है एरेटेड वाटर, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि सॉल्यूशन में जो हम लोग लेमनेड का बनाते हैं या फिर शुगर वाटर का मिक्स करते हैं, वो सब सॉल्यूशन में ही आता है। सॉल्यूशन के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, जो इसके पार्टिकल्स हैं उसके डायमीटर 1 नैनोमीटर से कम होता है, इस वजह से वो दिखाई नहीं पड़ता है। और सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स है कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द सिंपल फिल्ट्रेशन। सिंपल फिल्ट्रेशन से हम लोग इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। और ये जो है वो जो पार्टिकल्स हैं इसके ऐसा नहीं कि सेटल डाउन हो जाएगा। सस्पेंशन में जो हम लोग देखेंगे तो ये सेटल डाउन भी नहीं होता है। तो ये आपके सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज होगा कुछ। नेक्स्ट बात करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में क्या होता है, एक आपका अनसेचुरेटेड होता है, अब एक कंसंट्रेटेड हो जाएगा, और एक सेचुरेटेड हो जाएगा। तो कोई मीडियम है, वो चाहे लिक्विड एग्जांपल में लेते हैं, तो इसमें क्या है कि कुछ चीज़ों को मिक्स करने का या सॉल्यूशन में मिलाने का एक लिमिट होता है। यदि पानी भरा हुआ तो चीनी मिलाने का एक लिमिट है। अब उससे ज़्यादा चीनी आप डालेंगे तो वो उसमें आपका मिक्स होगा ही नहीं। तो उस लिमिट को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्युबिलिटी कहते हैं। अब सॉल्युबिलिटी में एक मान के चलिए 50% है तो अनसेचुरेटेड है, 50% से 90% हो गया तो कंसनट्रेटेड हो गया, कि मतलब है हाई पावर है। और ये 100% हो जाएगा, पूरा जितना सॉल्युबिलिटी है उतना मिक्स कर दे चीनी तो ये सेचुरेटेड हो जाएगा। सेचुरेटेड मतलब इससे ज़्यादा उस टेम्परेचर पे जो उसका कंसंट्रेशन है मिक्स नहीं कर सकता है। तो ये आपका सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड और कंसंट्रेशन का कंसेप्ट हो गया।
नेक्स्ट बात करेंगे सस्पेंशन। तो हमने देखा था एक होमोजीनियस था और एक हेट्रोजीनियस। तो हेट्रोजीनियस में आपका क्या सस्पेंशन आ जाएगा। तो सस्पेंशन में क्या होता है कि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो नेकेड आई से दिखाई देंगे। सस्पेंशन में आप कुछ एग्जांपल ले सकते हैं कि एक पानी में आप बालू का कुछ पार्टिकल्स दे दें, सैंड का कुछ पार्टिकल्स डाल देते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, सस्पेंशन हो जाएगा। वो सस्पेंशन के कुछ प्रॉपर्टीज़ हो जाते हैं कि ये तो पहले बीम जो लाइट है उसको स्कैटर करेगा। दूसरी बात, इसको छोड़ दिया जाए, अनडिस्टर्ब छोड़ दिया जाए, तो उसके जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, नीचे बॉटम्स पे बैठ जाते हैं। तो वो भी एक इसका प्रॉपर्टीज़ में आ जाएगा। तो फर्स्ट है बीम लाइट को ये विजुअल पाथ बनाएगा। नेक्स्ट है आपको कि पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाता है, तो ये सस्पेंशन हो जाएंगे। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन की। तो कोलाइडल सॉल्यूशन में माइन्यूटली समझना पड़ेगा कि सॉल्यूशन तो यहाँ बोल रहा है, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये कोई होमोजीनस मिक्सचर नहीं है, ये हेट्रोजीनस है। लेकिन पार्टिकल्स इतने छोटे होते हैं कि आपको लगेगा कि ये बिल्कुल सॉल्यूशन है और ये होमोजीनस सॉल्यूशन है, बट होमोजीनस सॉल्यूशन नहीं होता ये। कोलाइडल का एग्जांपल मैं आपको दे दूं तो ब्लड जो है वो कोलाइडल सॉल्यूशन है, या मिल्क जो है वो कोलाइडल सॉल्यूशन है। अब इसमें एक प्रॉब्लम ये है ना कि जैसे सस्पेंशन में क्या हो रहा था कि अनडिस्टर्ब छोड़ दे रहे थे तो वो बटन्स पे बैठ जा रहा था, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन में बैठेगा नहीं। यदि दूध को आप छोड़ देंगे तो क्या वाइटिस उसका नीचे चला जाएगा, क्या नहीं जाएगा। यदि ब्लड को छोड़ दे तो क्या ब्लड के जो कॉर्पिकल्स हैं वो नीचे चले जाएंगे, नहीं, वैसा ही रहेगा। तो ये जो है सॉल्यूशन बिल्कुल ही आपको होमोजीनियस दिखाई पड़ता है, लेकिन होता नहीं है। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जैसे ये बीम लाइट को है वो विजिबल कर देगा, तो ये करता है, टिंडल इफेक्ट को दिखाता है। और कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो इसके पार्टिकल्स हैं ये बहुत छोटे होते हैं, और जो कोलाइडल्स के स्कैटरिंग के हैं तो ये स्कैटर करता है और ये सेटल डाउन नहीं होता है। और जो सिंपल प्रोसेस है फिल्ट्रेशन का, हम उससे अलग नहीं कर सकते हैं। क्या आप दूध से अलग कर सकते हैं? हम उसके वाइटिस को नहीं कर सकते हैं। तो कुछ टेक्निक्स अपनाया जाता है जिसको सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगेशन में सकते हैं घर में हम लोग जो छाछ का क्रीम निकालते हैं तो वो आपका सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स की वजह से लगता है। अब जो कंपोनेंट्स हैं कोलाइडल सॉल्यूशन के, एक डिस्पर्स्ड फेज होते हैं और एक डिस्पर्जन मीडियम होता है। तो डिस्पर्स्ड फेज में जो पार्टिकल मतलब इसको आप सॉल्यूट मान सकते हैं और इसको आप सॉल्वेंट मान सकते हैं। तो सॉल्वेंट को क्या कहते हैं, डिस्पर्जन मीडियम कहते हैं। तो ये आपका कोलाइडल का कंसेप्ट हो गया। नेक्स्ट हम लोग कुछ कोलाइडल्स देखेंगे, जैसे लिक्विड में गैस का, यहाँ पे गैस है डिस्पर्जिंग मीडियम, तो इसमें लिक्विड, गैस में लिक्विड जाएगा तो एरोसोल होता है। यदि लिक्विड में लिक्विड जाएगा तो इमल्जन हो जाता है। इमल्जन में जैसे मिल्क हो गया, फेस क्रीम हो गया। अब सॉलिड में गैस मिक्स होगा तो फोम बनता है, और यदि सॉलिड में सॉलिड मिक्स होगा तो सॉलिड सॉल्यूशन होगा। तो ये आपका सॉलिड सॉल्यूशन में आपका जैसे एलॉय भी आ सकता है। एलॉय एक्चुअली है मिक्सचर ही, सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभार इसको सॉल्यूशन में भी रखा जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर। तो जो मिक्सचर हम लोग तैयार किए हैं उसे सेपरेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक तो आप पहले तो हैंड पिक करके चीज़ों को अलग कर सकते हैं यदि वो सॉलिड है। दूसरा, हम लोग छन्नी से उसे छान सकते हैं, जैसे हम लोग चाय को छानते हैं वैसे भी हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। तो बहुत तरीके हैं, तो एक एक करके हम लोग उसको पढ़ेंगे। तो पहला हमारा है कलर कंपोनेंट को कैसे अलग करेंगे। कलर कंपोनेंट किस चीज़ से, इंक से। तो इंक में और यदि कोई कलर मिला हुआ है तो उससे उसको अलग करने के लिए हम लोग इवेपोरेशन कराते हैं। इवेपोरेशन का क्या है, नीचे इसमें पानी डाल दिया जाता है और उसके ऊपर किसी प्लेट में वो उस इंक को डाल देंगे, और जो इंक हमें बाहर सेपरेट निकल जाएगा वो इवेपोरेट होके और बाकी बच जाएगा इसमें। तो इवेपोरेशन से हम लोग इसे अलग करेंगे। नेक्स्ट है क्रीम और मिल्क को कैसे अलग करेंगे। तो क्रीम और मिल्क का सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब आप देखे होंगे किसी चीज़ में वो जो अलग करने वाला, सेपरेट करने वाला होता है, सेपरेटर चलाते हैं तो दो अलग अलग हो जाता है, तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन पे काम करता है। इसमें और चीज़ भी होता है, ब्लड और यूरिन टेस्ट में भी सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ किया जाता है, वॉशिंग मशीन में भी सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा टू इमिसिबल लिक्विड्स। जो लिक्विड्स आपस में मिक्स ना होते हों उनको अलग करने का तरीका। तो जब जो पहले से ही वो आपस में मिक्स हो ही नहीं रहे हैं तो पक्का है कि वो लेयर बना लेंगे। जैसे यहाँ पे वाटर और ऑयल का, ऑयल ऊपर चला जाता है, वाटर नीचे आ जाता है, तो ऑलरेडी ये लेयर बना हुआ है हमारा। अब क्या होगा, इसको अलग करने के लिए उनका जो डेंसिटीज़ है डिफरेंट है, उनको सेटल होने का टाइम देंगे, उसके बाद हम लोग अलग कर सकते हैं। तो ये डेंसिटी से लेयर बाई लेयर अलग हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा सॉल्ट एंड कम्फोर। तो एक कम्फोर का एक क्वालिटी है ना कि ये डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो ही जाता है तो इसे हम लोग डायरेक्ट सब्लाइमेशन कर देंगे, तो ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, और गैस के बाद इसको हम लोग डिपोजिशन कर लेंगे। डिपोजिशन से दोबारा सॉलिड बन जाएगा। इसमें कौन कौन आता है, नेफ्थलीन आ गया, एंथ्रासीन आ गया और अमोनियम क्लोराइड आ गया। नेक्स्ट है इंक कलर। इंक में भी डिफरेंट कलर्स होते हैं। तो जो सॉल्वेंट होता है सेम सॉल्वेंट होता है और डिफरेंट सॉल्यूट्स होते हैं, तो उसको अलग करने के लिए क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं। क्रोमा से कलर है तो क्रोमेटोग्राफी से हम लोग इंक को अलग करते हैं, इंक के कलर्स को।
और नेक्स्ट है हमारा 2 मिसिबल लिक्विड्स। मिसिबल लिक्विड्स बोले तो ये आपस में क्या होता है, मिक्स हो जाते हैं। अब ये दो लिक्विड यदि आपस में मिक्स हो जाए तो उसको अलग करने का तरीका क्या हो सकता है? तो दो लिक्विड जो मिक्स होंगे तो ये पक्का है कि उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा। तो यदि बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा तो एक के बॉइलिंग पॉइंट पे हीट करेंगे तो एक इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इस मेथड को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टाइलेशन कहते हैं। तो डिस्टाइलेशन से ये हो गया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट 25 के से कम हो, तो 25 के से कम हो तो हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टाइलेशन यूज करते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टाइलेशन पेट्रोलियम में भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे डिफरेंट गैसेस को, एयर से डिफरेंट गैसेस को सेपरेट करने का तरीका क्या हो सकता है। क्योंकि एयर जो है होमोजीनियस मिक्सचर है तो इसके लिए हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टाइलेशन का यूज़ करते हैं। तो इससे डिफरेंट गैसेस जो हैं एयर से सेपरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट को इम्प्यूरिटीज से। अब कॉपर सल्फेट है उसको इम्प्यूरिटीज से अलग करने के लिए हम लोग क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन इवेपोरेशन से अलग है। क्रिस्टलाइजेशन में नाम मात्रा पानी मिलाया जाता है और थोड़ा हीट दिया जाता है और हीट देने के बाद उसे रख दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो इसका कंपोनेंट है वो हीट से प्रभावित नहीं होते हैं। तो क्रिस्टलाइजेशन इवेपोरेशन का ही एक तरह से तरीका है, लेकिन इसमें कम ही वाटर का सब्सटेंस मिलाया जाता है। तो इसमें सॉल्ट के लिए यूज़ किया जाता है, एलम्स के लिए यूज करा जाता है, कॉपर सल्फेट के लिए यूज़ किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट जो दिया है उसमें हेडिंग है वो प्योर सब्सटेंसेस के बारे में। तो प्योर हम लोग जो अभी देख रहे थे, एक प्योरिटी, एक इम्प्योर और एक प्योर। तो प्योर सब्सटेंसेज या तो एलिमेंट्स हो सकता है या कंपाउंड हो सकता है। कंपाउंड और एलिमेंट्स दोनों प्योर सब्सटेंसेज होते हैं। तो प्योर सब्सटेंसेज में एलिमेंट्स को बताया गया, एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा सा दे रखा है उसमें। तो एलिमेंट्स क्या है, एलिमेंट्स का कॉइन किए थे रॉबर्ट बॉयले। रॉबर्ट बॉयले ने एलिमेंट्स को कॉइन किया और उसे डिफाइन किया लेवोसियर ने, जो जिसे फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। लेवोसियर ने डिफाइन किया मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज बाय केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एलिमेंट्स। अब एलिमेंट्स में कौन कौन होते हैं, मेटल्स होता है, मेटलॉइड्स होता है और नॉन मेटल्स होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सेपरेशन देख लिए हैं, कैसे हम लोग सेपरेशन करेंगे ब्लैकिंग से, उसके बाद क्रीम मिल्क से। ये सारा सेपरेशन का हम लोगों ने कर लिया है। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट प्योर सब्सटेंसेस के बारे में भी हम लोग पढ़ लिया ऑलरेडी, एलिमेंट्स के बारे में। अब यहाँ थोड़ा मिक्सचर और कंपाउंड का डिफरेंस दिया है। तो कंपाउंड्स जो होते हैं, कंपाउंड्स डिफिनिट अमाउंट में जो मिक्स होते हैं और डिफिनिट अमाउंट्स में इनका रिएक्शन के बाद कोई थर्ड सब्सटेंस बन के आता है। तो ये जो है न्यू सब्सटेंस टोटली डिफरेंट फ्रॉम प्रॉपर्टीज़। मिक्सचर में क्या होता है कि उनके क्वालिटीज़ दिखते रहेंगे। नेक्स्ट है इनका जो कॉन्स्टिट्यूएंट होता है उनको सेपरेट सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शन से ही किया जा सकता है। लेकिन जो मिक्सचर है उसमें हैंड पिकिंग या फिजिकल मेथड से सेपरेट किया जा सकता है। तो इस चैप्टर में इतना था। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मूव करेंगे। एक बार देख लेते हैं इसे। हमारा मैटर है, मैटर में तो आपका प्योर सब्सटेंस है और मिक्सचर है। मिक्सचर में आपका होमोजीनियस है और हेट्रोजीनस है। होमोजीनस और हेट्रोजीनस को भी एक बार क्लियर कर लेते हैं हम लोग। तो मैंने बताया कि मिक्सचर जो है मोर देन वन सब्सटेंसेस से बने हुए हैं और कंपाउंड डेफिनिट क्वांटिटी में बना हुआ है। तो सोल्यूशन जो होता है, सोल्यूशन होमोजीनस मिक्सचर है। अब सोल्यूशन की बात कर ले तो आपका पहले तो मिक्सचर की बात कर ले तो मिक्सचर कौन कौन सा होता है, एक प्योर होता है और एक इम्प्योर होता है। इम्प्योर में आपका मिक्सचर में आ जाएगा आपका एक हेट्रोजेनस और एक आ जाएगा होमोजीनस। तो होमोजीनस में आपका आता है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में ये होता है कि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो नैनोमीटर से छोटे होते हैं। अब इसको साइज़ के आधार पे बांटे तो एक सॉल्यूशन होता है, एक सस्पेंशन होता है और एक कोलाइड होता है, कोलाइडल। तो ये तीनों का डिफरेंस देख लेंगे हम लोग कि तीनों में क्या डिफरेंस होता है। जो ट्रू सॉल्यूशन है वो लेस देन 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, मतलब है कि वो 1 नैनोमीटर से कम है। और जो कोलाइडल सॉल्यूशन है 10⁻⁻7 से 10⁻⁵ सेंटीमीटर तक है कोलाइडल। अब ये भी होता है ना कि ये भी लगता है कि होमोजीनस सॉल्यूशन है। इसमें क्या होगा कि इसके जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन नहीं होते हैं, प्लस में इतने छोटे होते दिखाई नहीं देते हैं। वही सस्पेंशन में देखें तो सस्पेंशन में 10⁻⁵ सेंटीमीटर से बड़े होते हैं तो ये दिखाई देते हैं और ये सेटल डाउन भी हो जाते हैं। और इसमें टिंडल इफेक्ट भी दिखता है और इसमें भी टिंडल इफेक्ट दिखता है, लेकिन इसमें टिंडल इफेक्ट नहीं दिखेगा। आप देख सकते हैं सॉल्यूशन में टिंडल इफेक्ट नहीं दिख रहा है, जबकि कोलाइडल में दिख रहा है और सस्पेंशन में दिख रहा है। तो ये चैप्टर हमारा समाप्त हुआ। नेक्स्ट चैप्टर में मूव करेंगे हम लोग। नेक्स्ट चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बनेंगे। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में बता दूं तो एटम्स के बारे में हमारे जो ऋषि मुनि थे, कन्नड़ नाम था जिनका, वो वैशेषिका सिद्धांत में बहुत पहले दे चुके थे। इवन 6 BC में ही दे चुके थे। बाद में डेमोक्रिटस ने इसे एटम नाम दिया था। तो उन्होंने बताया था कि हम किसी वस्तु को यदि तोड़ते जाए तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि हम उसे आगे नहीं तोड़ सकते, उसे और डिवाइड नहीं कर सकते, और उससे उन्होंने परमाणु को कहा था।
जो इंडिया में परमाणु बम आप जानते हैं, जो एटम है तो उसका हिंदी परमाणु होता है। और परमाणु किसने बोला था? वही जो ऋषि मुनि थे कन्नड़, उन्होंने। और उसको बाद में कात्यमा ने और थोड़ा डिफाइन किया था। वही डिमोक्रिटस की बात करें तो डिमोक्रिटस ने वही सिद्धांत दिया था कि किसी भी पार्टिकल्स को तोड़ते जाए, डिवाइड करते जाए तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि उसे आगे नहीं तोड़ सकते। उसको इन्होंने एटम दिया था। और इसी एटम को बाद में डाल्टन ने भी कुछ थ्योरी दिए थे। डाल्टन के बाद आपके थॉमसन आ जाएंगे, थॉमसन के बाद रदरफोर्ड आ जाएंगे, बोर आ जाएंगे, तो ये आगे चलेगा। तो ये इतना था एटम के बारे में। अब नेक्स्ट है, पूरा केमिस्ट्री आपको पता होगा कि केमिकल रिएक्शन पे बेस्ड है। अब केमिकल रिएक्शन में सबसे ज़रूरी है केमिकल कम्बिनेशन का थ्योरी देना। केमिकल कम्बिनेशन में दो थ्योरी आता है, एक वो आपका कंजर्वेशन ऑफ मास हो जाता है और दूसरा प्रोपोर्शनेट हो जाता है, लॉ ऑफ प्रोपोर्शन। तो जो कंजर्वेशन ऑफ मास था वो लेवोसियर ने दिया थे और यही फाउंडेशन स्टोन था केमिस्ट्री का, इसलिए इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है लेवोसियर को। तो इन्होंने बोला था कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में मास ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। वो चाहे कैसा भी रिएक्शन हो, मास उसमें ना तो आपका क्रिएट होगा और ना ही डिस्ट्रॉय होगा। ये लेवोसियर का था। वही आप प्रोस्ट की बात कर ले तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन का, तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन का कौन दिए थे? प्रोस्ट दिए थे। प्रोस्ट में ने क्या बोला था कि कोई भी आप रेशियो ले लेना किसी भी चीज़ का, तो रेशियो जो जैसे वाटर का है तो वाटर में हाइड्रोजन 1 और ऑक्सीजन का 8 रहता है, तो उनका मास का जो रेशियो रहेगा 1:8 ही रहेगा, चाहे कैसे भी वो उनके किसी भी लेवल पे ले लें। तो ये आपका लॉ ऑफ प्रोपोर्शन था, ये प्रोस्ट ने दिया था। नेक्स्ट बात करेंगे जो एटम था। एटम को डाल्टन ने उस सिद्धांत को लिया था और डाल्टन ने भी कुछ थ्योरी दिया था। डाल्टन ने कुछ गलतियां भी करे थे, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे डाल्टन ने जो डेमोक्रिटस का थ्योरी था सीधा कि ये डिविजिबल नहीं हो सकता है, वो उन्होंने भी यही बोला, डाल्टन ने भी यही बताया कि अभी डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन बाद में इलेक्ट्रॉन मिल गए, प्रोटॉन मिल गए, न्यूट्रॉन मिल गए, तो इनका जो सिद्धांत था कि पार्टिकल सब डिसमेंटल नहीं हो सकता है, अलग नहीं हो सकता, ये गलत साबित हुआ था। लेकिन डाल्टन का बहुत अच्छा इनका कंट्रीब्यूशन रहा है कि उन्होंने एलिमेंट्स के बारे में बताया कि एलिमेंट्स को हम लोग सिंबल दे सकते हैं। दूसरा है इन्होंने एटॉमिक मास के बारे में बताया। तो दो इनका मुख्यतः आप कह सकते हैं कि एक सिंबल देना, फर्स्ट टाइम जैसे अभी हाइड्रोजन को H से लिखते हैं, अभी जो लिखते हैं इन्होंने तो बर्जिलियस ने दिया था, लेकिन इसके पहले जो सिंबल यूज़ किया था वो डाल्टन ने यूज़ किया था। ठीक है, तो एटम क्या होता है? तो एटम के बारे में मैं बता दूं तो जो स्मॉलेस्ट आप बिल्डिंग देख रहे हैं, बिल्डिंग का में बिल्डिंग पूरा यदि ग्रेन से बना हुआ है, सैंड से बना हुआ है, तो सैंड का एक ग्रेन जो हो जाएगा ना, वो आपका एटम होगा। ये इतना छोटा होता है, नैनोमीटर में होता है। इसके जो रेडियस होते हैं नैनोमीटर में होते हैं, 10⁻⁻⁹। तो अब जो हाइड्रोजन का एटम है वो 10⁻⁻10 होता है। अब डाल्टन के बारे में हम लोग जाने थे, तो डाल्टन ने फर्स्ट टाइम आपका सिंबल दिया था हाइड्रोजन का, ऐसा आप देख सकते हैं इस तरह से। उसके बाद बर्जिलियस ने आया था, बर्जिलियस बोले कि आप उसके लेटर से, जैसे हाइड्रोजन है तो H दे दो, ऑक्सीजन है तो वो दे दो, तो उनके नेम के लेटर से दिया गया। जब फर्स्ट टाइम इनिशियल स्टेज में जब खोज होता था किसी एलिमेंट्स का, तो एलिमेंट्स को उसके देश के आधार पर नाम पर रख दिया जाता, जहाँ से वो खोज होता था। जैसे साइप्रस से कॉपर मिला था तो C से साइप्रस से मिला तो कॉपर रख दिया गया। और गोल्ड जैसे इंग्लिश वर्ड है, येलो से बना, तो इसी तरह। अब तो खैर जो नेम डिसाइड करती है वो IUPAC डिसाइड करती है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग एटॉमिक मास के बारे में। एटॉमिक मास का थ्योरी किसने दिया था? डाल्टन ने दिया था। तो एटॉमिक मास पहले क्या होता था ना कि मेजरमेंट करने के लिए कोई वेट नहीं होता था। अब बाटा सिस्टम था, तो बाटा सिस्टम में क्या करते थे, किसी स्टोन को एक स्टैंडर्ड बना देते थे कि ये वेट है और उसी आधार पर बाटा सिस्टम काम होता था। अब ये स्टैंडर्ड बन जाता था, इसी के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट होता था सारी चीज़ें। तो वैसा ही तब हुआ था कि कार्बन को क्या किया इन्होंने, पहले तो ऑक्सीजन को बनाया, ऑक्सीजन 16 को बनाया स्टैंडर्ड, बाद में ऑक्सीजन को हटा के किसे बनाया, कार्बन 12 को बनाया। कार्बन 12 में 12 पार्ट है, तो इन्होंने 12 पार्ट में डिवाइड कर दिया और कहा कि एक एक पार्ट से अब हम लोग मेजर करेंगे कि कौन कितना है। यदि इसका 12 पार्ट में हाइड्रोजन के ले तो हाइड्रोजन का इसका जो एटॉमिक मास है कितना है, 1 है, तो मतलब एक कितना है, कार्बन का 12th हिस्सा है। ठीक है, अभी अब मान के चलिए किसी का 24 है तो ये कार्बन का 2 पार्ट हो जाएगा, 24 में 12 तो ये 2 पार्ट हो जाएगा। तो मेनली जो है कार्बन में 12 यूनिट है मान के चलिए, और एक एक यूनिट से एक आपका एक स्टैंडर्ड बना दिया गया और उसी से सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक मास को हम लोग मेजर करते हैं। ठीक है, और ये 1961 में हुआ था जब हम लोग कार्बन 12 को एक बना दिए थे, स्टैंडर्ड यूनिट बना दिए थे। आप देख सकते हैं कार्बन के 12 हिस्सा में बांटा गया और हिस्सा से सबको मेजर किया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं एटम के बारे में। तो एटम क्या होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो होता है, लेकिन ये इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता है, एग्जिस्ट नहीं करता है। एटम को आप इंडिपेंडेंट नहीं देख सकते हैं, और क्या हमेशा रहता है, ग्रुप में रहेगा, और ग्रुप में जब रहेगा तो उसको क्या बोल देंगे, मॉलिक्यूल बोल देंगे। मॉलिक्यूल जब 2 एटम या 2 से अधिक रहेगा तो मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो ये जो एटम है हमेशा मॉलिक्यूल के रूप में रहता है, एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है। मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल आपका हो जाएगा स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो जाएगा ये भी, और जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। किसी भी एलिमेंट्स या कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है उसको मॉलिक्यूल, और ये बना रहता है एटम से। एटम 1 या 2 मिलके आपका 2 या 3 मिलके आपको मॉलिक्यूल बनाते हैं।
नेक्स्ट बात करेंगे जो हमारा इम्पोर्टेंट है, ये सब कंपाउंड्स तो है नहीं, ज़रूरी नहीं है। एक आयन्स की बात कर ले तो जो प्लस आयन रहता है उसको कैटायन कहते हैं और जो निगेटिव होता है अनायन कहते हैं। और राइटिंग केमिकल फार्मूला लिखने के लिए आपको पता होगा कि जो वैलेंसी होते हैं एक्सचेंज हो जाते हैं, उसी तरह से लिखा जाता है, तो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है नहीं, तो हम लोग नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर मास और मोल कंसेप्ट। तो मोल कंसेप्ट के बारे में जानते हैं। मोल क्या है? मोल एक यूनिट है, जैसे डजन होता है ना, वैसे यदि हम 1 मोल टोमेटो बोल दें तो 1 मोल टोमेटो का मतलब हो गया कि टोमेटो की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है, इतना टोमेटोस हो गया। तो जो एटम्स होते हैं, 1 ग्राम यदि किसी एलिमेंट्स का 1 ग्राम लिया जाए तो 1 ग्राम में कितने एटम्स हो गए, उनकी नंबर बिलियन ट्रिलियन में होता है, तो उसे कैलकुलेट करना तो बहुत मुश्किल होगा ना। तो एक यूनिट ले लिया गया, एक ले लिया गया कि मोल कंसेप्ट। और मोल कंसेप्ट किसके आधार पे? इसको बोला जाता है एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर, इसके आगे कुछ भी लगा दे, 1 मोल मैंगो लिख दे, 1 मोल एटम लिख दे, 1 मोल मोलिकुलर मास, जो भी लिख दे तो वही का नंबर डिसाइड करता है, ठीक है। अब जैसे 1 मोल कार्बन में होते हैं 12 ग्राम, इनका वेट होता है 12 ग्राम, और ये नंबर कितने होते हैं एटम्स का? तो 6.022। वही हाइड्रोजन का ले ले तो 1 ग्राम हो जाता है हाइड्रोजन, और इसके एटम्स कितने हो जाते हैं? ये हो जाते हैं। बस इतना ही था ये, 1 मोल एनीथिंग, इसका नंबर इतना हो जाएगा। तो ये हम लोग देख लिए, फर्स्ट देख लिए कि 2 बेस था हमारा रिएक्शन का, कंजर्वेशन ऑफ मास था लेवोसियर का, और कांस्टेंट प्रोपोर्शन था वो प्रोस्ट का था, और बाकी एटम भी देखे, एवोगैड्रो कांस्टेंट भी देखे। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग अब देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो एटम के बारे में डिमोक्रिटस का थ्योरी देखे थे। डिमोक्रिटस ने बोला था कि ये इंडिविजुअल है, लास्ट पार्टिकल है, वही उसके बाद डाल्टन ने उसे पिक किया था। डाल्टन ने भी कुछ थ्योरी दिए थे, लेकिन डाल्टन ने बोला था कि अब इसको डिविजिबल नहीं किया जा सकता है। बाद में क्या हुआ कि जैसे गोल्डस्टीन ने 1886 में प्रोटोन का रिसर्च कर दिया था, प्रोटोन दिया होगा, हाँ, 1886 में प्रोटोन डिस्कवर किया था, तो प्रोटोन तो आ गया। उसके बाद जे थॉमसन ने भी इलेक्ट्रॉन रिसर्च कर दिया, तो ये पता चलने लगा कि कुछ और पार्टिकल्स हैं जो हम लोग को पता नहीं है। तो बाद में इनका थ्योरी छोड़ के जे थॉमसन ने अपना थ्योरी दिया था। जे थॉमसन ने थ्योरी क्या दिया कि जे थॉमसन का ये था कि इन्होंने वाटरमेलन और क्रिसमस पुडिंग जो है उससे कंपेयर किया। वाटरमेलन में बोला कि जो रेड पार्ट्स है ना वाटरमेलन का, वो पॉजिटिवली चार्ज है, और जो उसके अंदर सीड्स हैं वो निगेटिवली चार्ज है। वैसे ही बताया कि क्रिसमस पुडिंग में जो आपका ड्राई फ्रूट्स रखा रहता है वो निगेटिवली चार्ज है और बाकी सारा पॉजिटिवली चार्ज है। तो उन्होंने तो बताया कि जो आपका ओवरऑल जो एटम है वो जो उसका चार्जेज है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, बट इसे ये प्रूव नहीं कर पाया बहुत अच्छे से, तो इनका फेल हो गया। नेक्स्ट आया था रदरफोर्ड का मॉडल। रदरफोर्ड का सबसे अच्छा ये था ना कि इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को हिट करा था गोल्ड फॉइल के ऊपर। वो थीन गोल्ड फॉइल था, थीन गोल्ड फॉइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को हिट किया था। अल्फा पार्टिकल बहुत एनर्जेटिक होता है, इसमें हीलियम के पार्टिकल्स 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन रहते हैं, तो 4 यूनिट होता है, और इसी से हिट करा। आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक टिश्यू पेपर है, उसके ऊपर गोली चलाना। अब रिजल्ट तो और शॉकिंग था। रिजल्ट ये था कि ये वापस आ गया, मतलब गोली चला टिश्यू पेपर पे और गोली वापस रिटर्न हो गया, तो ये शॉकिंग था। तो इसको ऑब्जर्व करके उन्हें बहुत सारे चीज़ें बताई थी। जैसे इन्होंने बताया फर्स्ट टाइम कि जो हमारा जो पार्टिकल्स है, जो एटम्स है, वो सारा ब्लैंक है चारों तरफ से, सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ें हैं वो आपके न्यूक्लियस में है। इन्होंने बताया कि नियरली ऑल द मास ऑफ द एटम रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। और क्या बताया इन्होंने? बोला कि जो न्यूक्लियस है एटम के साइज से बहुत छोटा है। अब इनका ड्रॉबैक जो था कुछ इस तरह से था। इन्होंने बताया कि जो बाहर है इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिवली चार्ज, वो बाहर रिवॉल्व कर रहा है। इसके बीच का जो बीच में आपका पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज क्यों बताया? क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज थे, अब वो रिटर्न हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं न्यूक्लियस में कुछ पॉजिटिव चार्ज है, तो ये बताया। और बाहर जो है वो इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है। तो इनका ड्रॉबैक एक था कि इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो रिवॉल्व करेगा तो उसका एनर्जी लॉस होगा, और एनर्जी लॉस होगा तो फॉल कर जाएगा न्यूक्लियस में। तो ऐसा होता नहीं, स्टेबल होता है हमारा कोई भी मैटर। तो ये फिर इनका गलत हो गया, एरर्स आए। तो नेक्स्ट आया आपका बोर्स मॉडल का। तो बोर्स मॉडल में जो इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्व का इनका प्रॉब्लम आया था, उसे इन्होंने ठीक कर दिया, रेक्टिफाई कर दिया। इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन मूव तो कर रहा है, लेकिन एक डिस्क्रीट ऑर्बिट में कर रहा है। डिस्क्रीट ऑर्बिट में मतलब इन्होंने 2n² का थ्योरी दिया, KLMN, कि जितना उनका नंबर रहेगा, जैसे फर्स्ट है तो 2n² पे ले ले तो 2 इलेक्ट्रॉन ही मूव करेगा, और उसके बाद सेकंड ले ले तो 2 × 4 8 इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, तो वो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स का नाम दिया, ठीक है। उसके बाद जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का खोज किया, और प्रोटॉन का खोज किया था आपके गोल्डस्टीन ने, रदरफोर्ड ने उसका नामकरण किया था, न्यूट्रॉन का खोज किया था जेम्स चैडविक ने। बस इतना ही था। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ऑर्बिट्स में, किस तरह से इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं, ये बोर एंड ब्यूरी का प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है, तो यही था। आप देख सकते हैं इस तरह से फिल किया जाता है। अब जो एक और है ना कि जो आउटर जो ऑर्बिट है ना, सबसे आउटर ऑर्बिट में मैक्सिमम जो है 8 इलेक्ट्रॉन ही रह सकता है, ये थ्योरी है, ठीक है। बस आप इसे याद कर लीजिए कि 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग
एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, आइसोटोप, आइसोटोन। तो एटॉमिक मास क्या होता है और एटॉमिक नंबर तो हम लोग देख ही लिए। अब आइसोटोप क्या होता है? आइसोटोप में आपका जो नंबर है सेम रहता है और जो इनका वेट रहता है आइसो वो चेंज हो जाता है। जैसे हाइड्रोजन का ले लें तो हाइड्रोजन का आइसोटोप है, प्रोसियम है, ड्यूट्रियम है और ट्राइटियम। ठीक है, तो प्रोसियम में क्या होता है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन रहता है। ठीक है, और ड्यूट्रियम में क्या रहता है? एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन रहता है। ट्रिटियम में क्या रहता है? एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन रहता है। तो इनका जो वेट है वो चेंज हो जाता है, 3 हो जाता है, किसी का 2 हो जाता है, किसी का 1 हो जाता है, प्रोसियम और ड्यूट्रियम और ट्राइटियम। ठीक है, वही आइसोटोप कार्बन की बात करें तो कार्बन का C6 और 12 वाला, एक 14 वाला, और क्लोरीन की बात कर ले तो 35 का भी रहता है, 37 का भी रहता है। तो इस तरह से आइसोटोप, इनका जो आइसोटोप में क्या नंबर सेम रहता है लेकिन इनका एटॉमिक मास चेंज हो जाता है। आइसोटोन भी होता है, आइसोबार्स भी होता है। आइसोबार्स यदि आपको याद नहीं होता ना तो आइसोबार्स, आइसोभार याद आ रहा है? भार मतलब क्या कहते हैं? मास। तो आइसोभार्स मतलब आइसो मतलब बराबर, तो भार बराबर है लेकिन नंबर चेंज हो जा रहा है। तो आइसोबार्स में क्या होगा कि एटॉमिक नंबर चेंज हो जाएगा और एटॉमिक मास सेम रहेगा। वही आइसोटोन होता है, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है, उसको आइसोटोन कहते हैं। तो इतना ही था ये। और कुछ देख लेते हैं। जे थॉमसन थे इलेक्ट्रॉन का खोज किए थे और गोल्डस्टीन प्रोटॉन का खोज किए थे। नील बोर के बारे में देख लिया हम लोग। अब जो इसमें जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 2000 टाइम जो है ज़्यादा वेट रखता है ये। उसका लगभग आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का होता है 10⁻⁻31 और प्रोटॉन का होता है 10⁻⁻27। तो ये हमारा चैप्टर खत्म हुआ। अब नेक्स्ट चैप्टर क्या है? नेक्स्ट चैप्टर बायो का आ गया। तो हमारा केमिस्ट्री का क्लास 9 तक फिनिश हो गया। अब हम लोग घटना चक्र शुरू करेंगे। ठीक है, तो हम लोग घटना चक्र स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का। तो घटना चक्र में फर्स्ट है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़े ऑलरेडी, और कन्नड़ जो थे उन्होंने वेसिका सूत्र में बताया था इसके बारे में, परमाणु के बारे में। उसके बाद डेमोक्रिटस थे, उसके बाद डाल्टन थे। तो डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी था, इन्होंने बहुत सारे अपने कुछ ऑब्जर्वेशन दिए थे। डाल्टन का ड्रॉबैक्स क्या था? इन्होंने बता दिया कि एटम्स इज़ नॉट इंडिविजिबल। अब ये क्या बोला कि इन्होंने कि ये डिविजिबल नहीं किया जा सकता है। बट क्या हुआ बाद में इन्होंने सब डिवाइडेड हुआ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किया था? थॉमसन किए थे। इलेक्ट्रॉन के बाद उसके बाद इलेक्ट्रॉन के बारे में चार्ज की बात कर ले तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.60 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, इसे याद कर लीजिएगा। और इसका वेट की बात कर ले तो वेट हम लोग ऑलरेडी देख लिए हैं, 10⁻31 kg होता है, 9.1 × 10⁻31 kg। प्रोटॉन की बात कर ले तो प्रोटॉन का डिस्कवरी गोल्डस्टीन ने किया था और नेम रदरफोर्ड ने दिया था। और इस पर वेट की बात कर ले तो ये था 10⁻⁻27 kg, और इस पर भी सेम प्लस चार्ज रहता है, और न्यूट्रॉन पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। और बात कर ले एटॉमिक न्यूक्लियस की, तो एटॉमिक न्यूक्लियस का जो अल्फा पार्टिकल्स को हिट कराए थे गोल्ड फॉइल के ऊपर, तो रदरफोर्ड ने डिस्कवरी किया था, इसलिए इनको न्यूक्लियस एनर्जी का फादर भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर हम लोग बात किए थे कि जो प्रोटॉन्स की नंबर होते हैं ना, जो नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स है उसी को एटॉमिक नंबर बोला जाता है। जैसे हाइड्रोजन के अंदर प्रोटॉन 1 होता है, हीलियम के अंदर प्रोटॉन 2 होता है, तो उसे एटॉमिक नंबर कहा जाएगा। और ये एटॉमिक मास क्या हो जाता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आप दोनों को जब हम लोग ऐड कर देते हैं तो वो एटॉमिक मास निकलता है। एटॉमिक में मास क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होता है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब सेम आ जाते हैं ना तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होता है। ये मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है, बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था इस पर। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक इसमें क्या होता है कि कोई डोनेट कर देता है या कोई एक्सेप्ट कर लेता है तो उनकी इलेक्ट्रॉन का जो संख्या है बढ़ या घट जाता है और हम लोग को बराबर करना रहता है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का यही कंसेप्ट है कि उनका जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बराबर आना चाहिए। इसमें सारे में देखिए 10 आ रहा है। नेक्स्ट बात करेंगे आइसोटोप के बारे में। बताए थे कि जो उनका नंबर है सेम रहता है बट उनका जो मास है एटॉमिक मास वो चेंज हो जाता है। जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं, प्रोसियम है, ड्यूट्रियम है और ट्राइटियम है। तो प्रोसियम में क्या होता है कि प्रोटॉन की संख्या कितना है? 1 है, जबकि न्यूट्रॉन 0 है। वही ड्यूट्रियम में प्रोटॉन की संख्या 1 और न्यूट्रॉन की संख्या 1। ट्राइटियम में प्रोटॉन की संख्या 1 और न्यूट्रॉन की संख्या 2, और इसकी वजह से इनका एटॉमिक मास चेंज हो जाता है। अब आइसोटोप ऑक्सीजन का भी होता है और क्लोरीन का भी होता है। आइसोबार क्या होता है? इनका एटॉमिक मास सेम होता है, एटॉमिक नंबर चेंज करता है। जैसे आपका जो हम लोग बात किए इसमें प्रोसियम ट्राइटियम का, तो ट्राइटियम में एटॉमिक मास 3 हो रहा था और हीलियम का भी एटॉमिक मास 3 हो रहा है। अब नेक्स्ट बात करेंगे आइसोटोन का। तो न्यूट्रॉन का संख्या सेम होता है। रेडियो एक्टिविटी की बात करें तो रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी जो था हेनरी बेक्यूरेल ने किया था। हेनरी बेक्यूरेल और मैडम क्यूरी डिस्कवरी की थी रेडियम का, ये चेंज मत करिएगा। तो मैडम क्यूरी जो थी वो रेडियम का डिस्कवरी की थी।
और इन्होंने पोलोनियम का भी रिसर्च किया। तो मैडम क्यूरी ने रेडियम और पोलोनियम का रिसर्च किया, जबकि रेडियो एक्टिविटी की सर्च किसने किया था, वो हेनरी बेक्यूरेल ने किया था यूरेनियम में। अब बात करेंगे अल्फ़ा बीटा गामा पार्टिकल्स के बारे में। तो मैं एक चीज़ बता दूँ अल्फ़ा बीटा गामा के बारे में। तो मान के चलिए एक आयोनाइजिंग के बात करेंगे, आयोनाइजेशन में सबसे ज़्यादा अल्फ़ा करेगा, बीटा करेगा और गामा करेगा। और पेनिट्रेशन की बात करते हैं तो पेनिट्रेशन सबसे ज़्यादा गामा करेगा, उसके बाद बीटा करेगा और उसके बाद अल्फ़ा करेगा। और सबसे ज़्यादा हाई स्पीड की बात कर ले तो सबसे ज़्यादा आपका गामा का रहेगा, उसके बाद बीटा का रहेगा, अल्फ़ा का रहेगा। आयोनाइजेशन में सबसे ज़्यादा अल्फ़ा रहता है। तो बस इतना ही था, यही इसी कंसेप्ट को बताया। वेलोसिटी में सबसे ज़्यादा आपका गामा रहेगा, और वेलोसिटी गामा का जो वेलोसिटी का लाइट के बराबर रहता है ऑलमोस्ट। लाइट से ज़्यादा कोई किसी चीज़ का वेलोसिटी नहीं हो सकता है। और जो वेलोसिटी ऑफ अल्फ़ा रेज है 1/10 टाइम होता है इसका। और पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा किसका, गामा रेज का होता है। और इसमें क्या हुआ, अल्फ़ा पार्टिकल्स मैंने बताया आपको, ये अल्फ़ा पार्टिकल्स है, बीटा है और ये गामा है। अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या हो रहा था, हीलियम का पार्ट था। हीलियम का 2 प्रोटॉन लेकर चल रहे थे। तो प्रोटॉन आपका पॉजिटिवली चार्ज है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के 4 इनका हो जा रहा था। तो 4 प्रोटॉन 4 का एनर्जी लेकर चल रहे थे। तो ये हाईली पॉजिटिव चार्ज होते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज होने के कारण क्या होता है, रे डिफ्लेक्टेड टुवार्ड्स नेगेटिव चार्ज प्लेट। अब जैसे कुछ नेगेटिव चार्ज होता है तो वो डिफ्लेक्ट हो जाता है। वही होगा आपका बीटा के साथ। बीटा क्या है, इलेक्ट्रॉन्स, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज कहीं पे मिलेगा तो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। जबकि गामा रेज क्या है, न्यूट्रल होता है। नेक्स्ट बात करेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में। तो फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस में मैंने बताया कि जिसे वापस उसी यथास्थिति में बनाया जा सकता है उसको हम लोग फिजिकल चेंज कहते हैं, और जिसे रिटर्न नहीं करा जा सकता है उसको हम लोग केमिकल चेंज कहते हैं। कुकिंग ऑफ फूड हो गया, सॉर मिल्क हो गया, नेल रस्टिंग हो गया, बर्निंग हो गया, फर्मेंटेशन हो गया, ब्लीचिंग ऑफ स्टेन हो गया। तो ये सब आपका केमिकल चेंज हो जाएगा। और जो फिजिकल चेंज हो गया, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, और मेल्टिंग ऑफ वैक्स जो है फिजिकल चेंज है, लेकिन यही आपका बर्निंग ऑफ वैक्स क्या हो जाएगा, केमिकल चेंज हो जाएगा। मेल्टिंग ऑफ आइस, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, वेपराइजेशन और चॉपिंग इन वुड, क्रम्बलिंग ऑफ पेपर्स, ये सब आपका फिजिकल चेंज हो गया। और क्या फिजिकल चेंज का हो गया, सॉल्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। सॉल्यूशन के बारे में बाद में हम लोग बात किए हैं। ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस इसके पार्टिकल जो है नैनोमीटर में होते हैं, नैनोमीटर से छोटा होते हैं। और ये सॉल्वेंट होता है, इसमें एक सॉल्यूट होता है। और सॉल्यूट कितना मात्रा में, जितना मात्रा में उसमें डिसॉल्व हो सकता है उसको सॉल्युबिलिटी कहा जाता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस। और वही बात करें तो ये सॉल्यूशन बहुत तरह का गैसियस सॉल्यूशन हो सकता है, लिक्विड सॉल्यूशन हो सकता है, और या फिर आप कह सकते हैं मेटल जो एलॉय था आपका सॉलिड सॉल्यूशन भी हो सकता है, लेकिन इसे मिक्सचर में ही रखा जाता है। अब एक सॉल्यूशन का थ्योरी था डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड और सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में आपका डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड दोनों आ जाएगा, और सैचुरेटेड तो अलग है ही, जिसमें सैचुरेटेड मतलब इससे ज़्यादा वो डिसॉल्व नहीं कर सकता है। सैचुरेटेड फुल हो चुका है, इससे ज़्यादा नहीं। अब ऑस्मोसिस की बात कर ले तो ऑस्मोसिस में क्या होता है, सॉल्वेंट मूव करता है, सेमी परमिएबल जो उनका मेम्ब्रेन है उससे सॉल्वेंट मूव करेगा, किधर, आप डाइल्यूट से मूव करेगा कंसनट्रेशन की ओर। नेक्स्ट ये वाला चैप्टर लास्ट का है, हम लोग ये लास्ट में देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है आपका एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो एसिड बेस सॉल्ट के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, यहाँ भी थोड़ा कर लेते हैं। तो एसिड बेस सॉल्ट का मेन था कि हम लोग जो हमारा पीएच स्केल था उससे भी मेजर कर ले रहे थे। अभी इसका 2 साइंटिस्ट का नाम आता है, एक एरेनियस का आता है और ब्रोंस्टेड लॉरी का आता है। ब्रोंस्टेड लॉरी हमेशा प्रोटोन की बात करेंगे, एरेनियस हमेशा हाइड्रोजन आयन की बात करेंगे। हाइड्रोजन आयन जिसमें है ज़्यादा वो बोलेंगे कि एसिडिक है, और हाइड्रोजन आयन कम होता जाता है, OH आयन OH बढ़ जाता है तो वो आपका बेसिक हो जाता है। और ये लॉरी बोलते हैं कि प्रोटोन यदि उसमें देने की क्षमता है, यदि डोनेट कर सकता है तो सब्सटेंसेज एसिडिक होगा, ठीक है। तो और प्रॉपर्टीज बात करें तो एसिड का जो रहता है वो 7 से कम रहता है, टेस्ट तो रहता है, हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, तो ये सब है। अब इसमें जो टर्न्स ब्लू लिटमस एक साथ ही हम लोग देख लेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स, एसिड बहुत तरह के होते हैं। सबसे पहले तो ऑक्जेलिक एसिड बात कर लेते हैं, ये स्पिनक और टोमेटो में मिलता है, टार्टेरिक ग्रेप्स में मिलते हैं, एसिटिक एसिड विनेगर में मिलेंगे, साइट्रिक एसिड आपके जितने साइट्रस फ्रूट्स हैं, स्कॉर्बिक एसिड आंवला गुआवा पपाया में, और फॉर्मिक एसिड जो आंट्स रहते हैं फॉर्मिक एसिड्स होते हैं। और नेटल प्लांट होता है, नेटल प्लांट में फॉर्मिक एसिड निकलता है। नेटल प्लांट के बगल में नेचुरली जो न्यूट्रलाइजेशन का होता है डॉक प्लांट होता है। डॉक प्लांट क्या करता है, ये फॉर्मिक एसिड को खत्म करने के लिए आपको क्या देता है, ये आपको बेस देगा। ये एसिड है तो बेस से न्यूट्रलाइज करेगा। तो ये जो नेटल प्लांट है उसके बगल में डॉक प्लांट बनता है, उगता है। ये था यूजेज ऑफ एसिड्स। एसिड ऑक्जेलिक एसिड रिमूव रस्ट ऑन द क्लॉथेज होता है, और कार्बोनिक एसिड जो हमारा कोका कोला सोडा वाटर होता है उसमें। और था रोल इन एसिड इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में एसिड का क्या, HCl का रोल होता है स्टोमक में। एमिनो एसिड से हमारा प्रोटीन बनता है, फैटी एसिड जरूरी होता है, न्यूक्लिक एसिड हमारे DNA के लिए है।
बेस की बात कर ले तो बेस में भी एरिनियस और ब्रोंस्टेड लॉरी आएंगे। लॉरी क्या करेंगे, प्रोटॉन की बात करेंगे, और ब्रोंस्टेड OH आयन की बात करेंगे, नेगेटिव आयन की बात करेंगे। तो प्रॉपर्टीज बेसिस का है, बाइटर इन टेस्ट होता है, फील स्लिपरी होता है, सॉल्युबल कोल्ड अल्कली, अल्कली इसी से बनता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे सम बेसिस है फ्लो। तो बेसिस में आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 होता है, अमोनिया हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाए, तो जो भी हाइड्रोक्साइड से बनता है वो सारे बेसिस आते हैं। पीएच स्केल की बात कर ले तो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन में 10 लोग का 10 लोग से बनता है। 10 लोग से मतलब 1 से 2 होगा तो 10 टाइम बढ़ जाएगा, 2 से 3 होगा तो 10 टाइम बढ़ जाएगा, 1 से 4 होगा तो 3 बीच में आ रहा तो 10 × 10 मतलब 1000 बढ़ जाएगा। ठीक है, 1 से 14 तक होता है, 7 के नीचे एसिड और 7 के ऊपर बेस होते हैं। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है ये। केमिकल इंडिकेटर्स में आपके मैंने बताया था, नेचुरल में टर्मरिक थे, लिटमस थे और गुड़हल थे और फिनोल्फसेलिन था, इस तरह से। ब्लू लिटमस को ये हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। फिनोल्फथेनिल के बारे में भी नो चेंज, और ये पिंक कर देता है। मिथाइल ऑरेंज के बारे में रेड कर देता है और एक येलो कर देता है। बेस जो है येलो करेगा और एसिड जो है रेड कर देगा। नेक्स्ट हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन्स की बात करेंगे। तो हाइड्रोकार्बन्स जो भी हैं, हाइड्रोजन और कार्बन का जो बॉन्ड बनता है उसको हाइड्रोकार्बन बनते हैं। जैसे एल्केन हो गए, एल्कीन हो गए, एल्काइन हो गए, तो इस तरह से हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। एक सेचुरेटेड होता है, एक अनसेचुरेटेड। सेचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड उसमें रहेगा, और ये मैंने बायोलॉजी में पढ़ा रखा है। अनसेचुरेटेड मतलब डबल बॉन्ड रहेगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन्स हैं ओपन चैन कंपाउंड्स, क्लोज चैन कंपाउंड्स। सेचुरेटेड हो गए अल्किन ग्रुप का, और अनसेचुरेटेड में आपका एल्किन आएगा, अल्काइन आएगा। ठीक है, अल्किन में आपका डबल बॉन्ड, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड। क्लोज्ड में आपका होमोसाइक्लिक आएगा, हेटेरोसाइक्लिक आएगा, एरोमेटिक जो बेंजीन होता है। तो इस तरह से अब ओपन चैन कंपाउंड में ये सब सारे जो हैं आपका, जो जैसे पैराफिन है, तो पैराफिन अल्किन ग्रुप को पैराफिन भी बोलते हैं हम लोग। अल्किन ग्रुप जो है बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ रखा है। तो अल्किन ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है, तो अल्किन अल्काइन और अल्किन एल्किन और अल्काइन। तो CnH2n+2 हो गया एल्केन, और CnH2n और +1 होता है अल्काइल। और अल्काइन की बात कर ले CnH2n-2 अल्काइन होता है। अल्किन की बात कर ले, अल्किन हो जाएगा आपका CnH2n। ठीक है, तो एल्किन अल्काइन -2 हो जाता है। तो ये था प्रॉपर्टीज़। अब इसमें और क्या दे रखा है, मीथेन के बारे में दे रखा है। मीथेन को हम लोग मार्स गैस भी कहते हैं, और मीथेन एक इनफ्लेमेबल गैस होता है। एल्केन्स में अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एल्किन्स की बात कर लेते हैं। एल्किन्स में इथिलीन आता है, प्रोपिलीन आता है, ब्यूटिलीन। इथिलीन हमारे फ्रूट रिपनिंग में भी काम आता है इसका, इथिलीन का। इथिलीन इज कलरलेस और एटॉमिक वेट 28। ठीक है, नेक्स्ट इथिलीन ये फ्रूट स्वीटनर भी है, जो फल को पकाने में यूज़ होता है। नेक्स्ट है मस्टर्ड गैस, वारफेयर एजेंट, सल्फर, मस्टर्ड। ये एक्सपोज अल्काइंस के बारे में बात कर लेते हैं। अल्काइंस का फॉर्मूला पहले तो देख लीजिए, CnH2n-2 होता है, और इसी में आता है एसिटिलीन या इथाइन कहा जाता है। एसिटिलीन या इथाइन, एसिटिलीन का भी काम होता है, वेल्डिंग में भी काम करता है, और फ्रूट स्वीटनर में भी काम करता है एसिटिलीन। एसिटिलीन आपका क्या क्या है इसमें, इट इज़ लाइटर देन एयर, जार्लिक, इट मिक्सचर ऑक्सीजन एक्सप्लोड वायलेंटली। और कैल्शियम कार्बाइड बनाने में इसका एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड क्या करता है, फल को पकाता है। साइक्लिक में आ जाएगा आपका बेंजीन वगैरह आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अल्कोहल के बारे में। तो अल्कोहल इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, और हाइड्रोक्साइड, जैसे आप मिथाइल अल्कोहल की बात कर ले तो मिथाइल अल्कोहल में CnH2n+1। ठीक है, तो मिथाइल अल्कोहल आज आपका हो जाएगा कितना, तो CH3OH। ठीक है, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल और ट्रिपल, ये सब ऐसे ही होता है। अब मिथाइल अल्कोहल को क्या कहते हैं, वुड अल्कोहल कहते हैं। ये बहुत घातक होता है, मतलब बोल सकते हैं कि पॉइजन होता है। डिनेचर्ड जो इथाइल अल्कोहल है, डिनेचर्ड करने के लिए इथाइल अल्कोहल में प्रयोग किया जाता है। डिनेचरेटेड की बात करें तो डिनेचरेटेड क्यों करा जाता है, क्योंकि इथाइल अल्कोहल है ना, तो इथाइल अल्कोहल कोई भी यदि ट्रांसपोर्टेशन होता रहता है तो डर रहता है कि कोई उसका यूज ना कर ले रॉ, तो इसीलिए उसको डिनेचर्ड कर दिया जाता है। ठीक है, कि मतलब तो ताकि कोई पी नहीं, या तो कलर मिला दिया जाएगा या पॉइजनस गैस मिला दिया जाएगा, इस तरह से। अब मिथाइल अल्कोहल की बात कर रहे थे, तो मिथाइल अल्कोहल एंटी फ्रीजर के रूप में भी काम करता है। ठीक है, इथाइल अल्कोहल जो अल्कोहल हम लोग जानते हैं अल्कोहल होता है, स्पिरिट ऑफ वाइन्स बोला जाता है इसको। एक ग्रेन से भी बनाया जाता है फर्मेंटेशन करके। एब्सोल्यूट अल्कोहल 100% इथेनॉल होता है। DNA इज इनसॉल्युबल इन अल्कोहल।
पावर ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल के बारे में और कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें। तो नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे पॉलीमर। तो पॉली से बहुत सारे यूनिट, और मेराइजेशन मतलब होता है जोड़ना। तो बहुत सारे यूनिट जुड़ते हैं तो पॉलीमर बन जाता है। पॉलीमर में आपके बहुत सारे नेचुरल पॉलीमर्स हो जाते हैं, जैसे प्रोटीन आपका है, स्टार्च है, सेलुलोज है, ग्लाइकोजेन है, चिटिन है, सारे पॉलीमर्स आ जाएंगे। और आर्टिफिशियल पॉलीमर्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। पॉलीथीन हो गया, पॉलीथीन के बाद आपका पॉलिस्टर हो गया, टेफ्लॉन हो गया, पीटीएफई जिसको बोला जाता है, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन बोला जाता है, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन पीटीएफई। इसका क्या यूज होता है, नॉन ग्रीसी जो तवा बनता है वो उसके ऊपर हम लोग लेप लगा देते हैं, इसमें स्टिक नहीं होता है कोई भी चीज़। नेक्स्ट बात करेंगे पीवीसी। पीवीसी भी आपका थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है। थर्मोसेटिंग भी बात किए थे हम लोग, थर्मोप्लास्टिक के बारे में बात किए थे। थर्मोसेटिंग में कौन कौन आता था, बेकेलाइट आता था। अब ये नियोप्रीन जो है, नियोप्रीन एक आपका आर्टिफिशियल रबर है। अब ये बनता क्या है, क्लोरोप्रीन से बनता है। आर्टिफिशियल रबर नियोप्रीन होता है। आइसोप्रीन जो है, आइसोप्रीन क्या था आपका, नेचुरल रबर था, और नियोप्रीन जो है आर्टिफिशियल रबर है। नेक्स्ट हम लोग ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में बात करेंगे। तो ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में तो कार्बोजेलिक एसिड जो होता है ना, इसके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं बार बार। कार्बोजेलिक एसिड का तो फॉर्मूला आप ले लीजिए कि COOH। जो एसिटिक एसिड होता है तो फॉर्मिक एसिड होता है तो COOH होता है, ठीक है। अब एक H लग जाएगा और कार्बन ऑलरेडी है तो COOH, तो ये हो जाएगा फॉर्मिक एसिड, ठीक है। अब इसमें और क्या देखते हैं हम लोग, इसमें फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला HCOOH होता है। वही आप एसिटिक एसिड की बात कर ले तो CH3 लग जाएगा, और एक कार्बन ऑलरेडी है तो दो कार्बन से जैसे ही होता है तो एथेनोइक हो जाता है, तो 2 कार्बन ही हो गया और COOH। तो इसे एथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड को एथेनोइक एसिड कहते हैं और फॉर्मिक एसिड को मेथेनोइक एसिड कहते हैं। कार्बोनिक एसिड का भी OH COOH होता है, ब्लड एंड टिश्यूज में पाए जाते हैं, OH COOH होता है। इसमें कार्बोनिक एसिड में आपका एक ही कार्बन रहता है और फॉर्मिक एसिड में भी एक ही कार्बन रहता है। ब्यूटेरिक एसिड, इस तरह से फॉर्मिक एसिड का उपयोग क्या क्या एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस बनाने में होता है। फॉर्मिक एसिड हमारा आंट जो आपको काट लेता है, फॉर्मिक एसिड रिलीज करता है। उड़ीसा में फॉर्मिक एसिड से चटनी बनाकर लोग खाते हैं। तो ये फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड विनेगर में यूज होता है। और विनेगर में भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ एसिटिक एसिड होता है, मात्र 5 से 7% ही होता है एसिटिक एसिड विनेगर में, ठीक है। और एसिटिक एसिड का क्या बोले तो हाइड्रस एसिटिक एसिड पिगमेंट इतना ज़्यादा ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, कोरोसिव लिक्विड होता है, ठीक है। डाई कार्बोजिलिक एसिड, कार्बोजिलिक एसिड में 2 रहेगा आपका, डाई कार्बोजिलिक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस के बारे में। तो एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस में आ जाएगा TNT हो जाएगा, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन हो गया, टोल्यून हो गया, और RDX हो जाता है, डायनामाइट हो जाता है। तो यही सब है। अब TNT के बारे में देख लिए, ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन के बारे में बात कर लिए। इसको ऑयल भी, नोबेल ऑयल भी बोला जाता है, नोबेल ऑयल बोला जाता है। अब नेक्स्ट डायनामाइट के बारे में अल्फ्रेड नोबेल 1867 में इसका डिस्कवरी किए थे। अब ये ट्राइनाइट्रोफेनॉल, इसको पिक्रिक एसिड भी बोला जाता है। ट्राइनाइट्रोफेनॉल TNP के नाम से जानते हैं, और पिक्रिक एसिड भी बोला जाता है। अब ब्लास्टिंग जेलेटिन ब्लास्टिंग जेलेटिन भी RDX, ये सब है। RDX हेनिंग ने इसका रिसर्च किया था, RDX का। गन कॉटन हो गया। तो ये इतना ही था उसमें। अब हम लोग फ्यूल के बारे में हमने देखा कि आइडियल फ्यूल के बारे में अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और एफिशिएंसी पे बात किए थे। ये रेडली अवेलेबल हो, एक्सपेंसिव नहीं हो, देख चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। और इसका कैलोरीफिक वैल्यू भी हम लोग देखे थे। कैलोरीफिक वैल्यू में सबसे ज़्यादा इसका LPG का मिला था, LPG के बाद CNG का, CNG के बाद मीथेन का, मीथेन के बाद आपका पेट्रोल का, केरोसिन का। तो इस तरह से था। हाइड्रोजन का सबसे ज़्यादा होता है कैलोरीफिक वैल्यू, कभी ऑप्शन दे दे तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन का 1.5 लाख है इसका, जबकि LPG का 55,000 है। बर्निंग फ्यूल का हार्मफुल इफेक्ट भी देखे थे। SO2, CO2 और NO2 कैसे जाके एसिड बन के वापस आ रहा था अर्थ पे, ठीक है। CNG क्या होता है, नेचुरल गैस को कंप्रेस्ड किया जाता है तो CNG बनता है। LPG क्या है, LPG आपका ब्यूटेन होता है, ब्यूटेन और प्रोपेन दोनों मिलकर LPG बनाते हैं, ठीक है। फॉसिल फ्यूल्स में आपके पेट्रोलियम और कोल दोनों आते हैं। कोल का निर्माण 300 मिलियन ईयर से हम लोग NCERT में पढ़ चुके हैं। कोल से पीट कोल होता है, लिग्नाइट होता है, बिटुमिनस होता है, एंथ्रासाइट होता है। एंथ्रासाइट सबसे अच्छा होता है, और एंथ्रासाइट इंडिया में बात करें तो सिर्फ जम्मू कश्मीर में, रियासी डिस्ट्रिक्ट में होता है। लिग्नाइट सबसे ज़्यादा आपका तमिलनाडु में होता है। बिटुमिनस आपका मिडुअल वाला बात कर सकते हैं। और पीट तो जो प्राइमरी स्टेज में होता है, अभी पेड़ पौधे अच्छे से गले नहीं होते, उसको पीट कोल बोलते हैं। एंथ्रासाइट सबसे अच्छा होता है और ये जम्मू कश्मीर में होता है। कोक, जैसे ही हम लोग कोल को प्रोसेस करते हैं ना, कोल को प्रोसेस करते हैं तो कोक मिलता है, कोल टार मिलता है। कोल टार से नेफ्थलीन बन रहा था, और कोक का यूज़ कहाँ, स्टील इंडस्ट्रीज में कर रहे थे। और ये कोक को बोला जाता है कि ये ऑलमोस्ट आपका इम्प्योर है, कार्बन का एकदम प्योर फॉर्म जो होता है वो बोला जाता है। कोल गैस क्या होता है, कोल गैस आपका हो जाएगा जो कोयला में मोनोऑक्साइड बन जाता है और हाइड्रोजन के साथ, तो उसको कोल गैस बोलते हैं। हाइड्रोजन और आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड।
पेट्रोकेमिकल्स के जो पेट्रोलियम को रिफाइनिंग करने में जितने सारे प्रोडक्ट होते हैं वो सारे पेट्रोकेमिकल्स होते हैं। पेट्रोकेमिकल से ही हम लोग सिंथेटिक सिल्क बनाए, फाइबर्स बनाए। हीलियम नेचुरल गैस समेरिया, हीलियम का यूज़ करते हैं। एक बात तो बता दूं कि जो डाइवर्स होते हैं जो लेकर ऑक्सीजन और हीलियम की गैस को ही पानी के अंदर जाते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन मत लगा देना, ऑक्सीजन और हीलियम को लेकर जाते हैं। एलपीजी क्या है? एलपीजी आपको पता होगा कि ब्यूटेन होता है, और एक इथाइल मरकैप्टन होता है। जो गैस लीकेज होता है तो पता है ना कि आपको थोड़ा स्मेल आने लगता है, तो कुछ नहीं, एक सल्फ़र का कंपाउंड है जिसको इथाइल मरकैप्टन बोलते हैं। ये सल्फ़र का कंपाउंड बहुत तरह का होता है और सल्फ़र के होने की वजह से स्मेल आता है। कंप्रेस नेचुरल गैस देख लिया हम लोग। नेक्स्ट बात करेंगे फूड प्रिजर्वेटिव्स एंड न्यूट्रिशन एंड मेडिसिन। तो फूड प्रिजर्वेशन में आपका नमक हो जाता है, सॉल्ट हो जाएगा, शुगर हो जाएगा, कुछ केमिकल फार्मूलाज होते हैं सोडियम बेंजोएट जैसे। तो प्रिंसिपल ऑफ फूड प्रिजर्वेशन में आता है रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इनएक्टिविटिंग दिया, इनका जो होम्योस्टेसिस है वो मेंटेन करने से इनको रोका जाता है, या इनको इनएक्टिवेटिंग एंजाइम्स, इनका एंजाइम ही ब्लॉक कर दिया जाए, इस तरह से प्रिजर्व किया जा सकता है। अब फूड प्रिजर्वेशन में बहुत सारा तरीका है, जैसे पेस्चराइजेशन था। पेस्चराइजेशन कौन सर्च किया था आप लोग बताइएगा? फ्रीजर में हम लोग डाल देते हैं तो वहाँ पे जो इनका बैक्टीरिया का है ग्रोथ रुक जाता है। स्ट्रॉन्ग कंसनट्रेशन यूज़ करते हैं। स्ट्रॉन्ग कंसनट्रेशन में जैसे अचार होता है, अचार हो गया, या फिर आपका कोई शुगर का बना हुआ रहता है मोलासेस, उसमें कंसनट्रेशन स्ट्रॉन्ग होता है, उसमें भी ग्रो नहीं कर पाते हैं। केनिंग का एक प्रक्रिया होता है। केनिंग में क्या होता है ना कि टेम्परेचर इनका प्रेशर, इनको क्या करते हैं, प्रेशर देके और प्रेशर के साथ इनको गर्म किया जाता है। तो प्रेशर देने के बाद इनको गर्म किया जाएगा तो ये क्या प्रोसेस हो जाएगा? केनिंग का प्रोसेस हो जाएगा। ऑर्गेनिक एसिड्स, एसिड होता है, आप पहले तो पोटेशियम सॉर्बेट याद कर लीजिए, पोटेशियम सॉर्बेट होता है, सोडियम बेंजोएट होता है, ये सब में भी हम लोग फूड प्रिजर्वेशन करते हैं। ड्राइंग मेथड, आपको पता है मॉइस्चर में सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया से माइक्रोब्स ओरिजिन होते हैं, तो ड्राई करने के बाद इनका ग्रोथ रुक जाता है। और फूड प्रिजर्वेटिव में सोडियम मेटाबायोसल्फाइट होता है, सोडियम बेंजोएट होता है, सॉर्बिक एसिड भी देखे हम लोग, और एक्सपोर्ट ये क्या है, और इपोक्साइड होता है, ठीक है। ड्रग्स के बारे में तो एंटीपायरेटिक्स आपका फीवर के लिए, एनाल्जेसिक आपका पेन के लिए, नार्कोटिक्स एनाल्जेसिक होता है, ये सब। एंटीसेप्टिक हो गया कि कुछ भी घाव पे कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए होता है। डिसइंफेक्टेंट्स की बात करें तो डिसइंफेक्टेंट्स में आ जाएगा आपका, जैसे डिटॉल हो जाता है, फिनॉल हो जाता है, तो ये सब डिसइंफेक्टेंट हो जाता है। अब ट्रैंक्विलाइजर, स्ट्रेस है तो ट्रैंक्विलाइजर भी दिया जाता है। तो ये बीपीएससी ने इस बार क्वेश्चन पूछ रखा था, ट्रैंक्विलाइजर का यूज़ किया, तो स्ट्रेस में, एंग्जाइटी में ट्रैंक्विलाइजर। एंटीबायोटिक्स का तो बहुत अच्छे से मैंने क्लास ही बायोलॉजी में करा रखा है। तो एंटीबायोटिक्स का फर्स्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन का वो डिस्कवरी किए थे। एंटीबायोटिक्स मोस्ट ऑफ द टाइम एंटीबायोटिक्स जो होता है बैक्टीरिया से बनाया जाता है, फंजाई से भी बनाया जाता है लेकिन ज़्यादा बैक्टीरिया से बनाया जाता है। एनेस्थेटिक्स के लिए क्या क्या, मतलब किसी को बेहोश करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, तो आपको पता होगा एस्टर भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे डिटर्जेंट एंड सोप के बारे में। तो डिटर्जेंट और सोप जो है वो अलग है। डिटर्जेंट एंड सोप जो, ये सोप जो है फैटी एसिड से बना होता है, और ये जो काम करता है हार्ड वाटर में, सोप काम नहीं करता है, वही डिटर्जेंट हार्ड वाटर में काम करता है। तो इसके बारे में भी पढ़ लेंगे थोड़ा सा, इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। जो सोप है वो सॉल्ट फैटी एसिड से बना होता है, और ये काम करता है आपके सॉफ्ट वाटर में, हार्ड वाटर में काम नहीं करता है। और डिटर्जेंट आपका हार्ड वाटर में काम करता है। हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर क्या होता है? एक तो मैग्नीशियम सल्फेट का जो बन जाता है उसको हार्ड वाटर कहते हैं, और सॉफ्ट वाटर मतलब परमानेंट हार्डनेस भी होता है और एक टेम्प्रोरी हार्डनेस भी होता है। तो टेम्प्रोरी जो हार्डनेस होता है वो उसको बॉईल करने पे हम लोग खत्म कर देते थे, लेकिन परमानेंट हार्डनेस जो होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट बनाकर जो, या सल्फेट बनाकर जो जम जाते हैं, उसे परमानेंट हार्डनेस बोला जाता है। ये था आपका। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फर्टिलाइजर के बारे में। तो फर्टिलाइजर डीएपी होता है, जैसे यूरिया होता है, तो यूरिया में नाइट्रोजन के लिए दिया जाता है, यूरिया में नाइट्रोजन 46% रहता है। डीएपी फॉस्फेट के लिए दिया जाता है, तो डीएपी फॉस्फेट कितना 46% रहता है। बस इससे ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है आपको। अमाइड फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर हो गया, पोटेशियम फर्टिलाइजर हो गया, एमओपी हो गया, म्यूरिएट पोटास, कुछ बायो फर्टिलाइजर्स भी होते हैं। अब नेक्स्ट है मिसेलिनियस के बारे में। तो एलेथ्रीन के बारे में आपको बताओ, मॉस्किटो रिपेलेंट होता है। फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से कर चुके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे फायर एक्सटिंग्विश करता है। रोडेंटिसाइड में आपका फॉस्फाइड यूज होता है, ठीक है। एल्युमिनियम फॉस्फाइड जैसे बोल सकते हैं, एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड के लिए काम करता है। मस्टर्ड गैस जो होता है, मस्टर्ड गैस बोलते हैं, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे यूज हुआ था ये।
कार्बन डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग के बारे में हम लोग जानते हैं। कार्बन डेटिंग फॉसिल फ्यूल्स के बारे में होता है, यूरेनियम डेटिंग आपको किसी ऑब्जेक्ट्स रॉक्स वगैरह है उसके लिए यूज होता है। अब ग्लासेस के बारे में, क्रुक्स ग्लासेस होता है जो सीरियम ऑक्साइड से बनता है, ये यूवी रेज को कट कर देता है, जितने अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं। सोडा लाइम ग्लास होता है, ग्लासेस जेना ग्लास होता है, पायरेक्स ग्लास होता है। पायरेक्स ग्लास से आपका किचन वेयर जो है वो तैयार होता है, और जेना ग्लास से जो आपका यूज़ होता है ना लैब में, और हीट रेजिस्टेंट होता है, उसको जेना ग्लास कहते हैं। ठीक है। और जिंक ऑक्साइड फ्लावर ऑफ जिंक बोला जाता है इसको। क्लाउड सीडिंग के लिए सिल्वर आयोडाइड यूज किया जाता है। फास्फोरस ऑक्साइड का इन्फ्लेमेबिलिटी ऑफ मैच। निकेल कैडमियम के बारे में दे रखा है, इलेक्ट्रोड सर्व करते हैं। तो ये हमारा घटना चक्र था, घटना चक्र भी हमारा फिनिश हो गया। तो इस तरह से केमिस्ट्री में हमारा एनसीईआरटी और घटना चक्र दोनों समाप्त हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।